हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर जो जुड़ा हुआ है पर्यावरण से। और हमारा जो सोर्स है आप देख ही रहे हैं कि ये है पीआईबी का। मतलब पीआईबी पे जो सरकार की ये पिछले 1 साल और भारत सरकार की जो पिछले 10 साल की योजनाएं रही हैं, योजनाएं ही नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन के लिए, कार्बन इमिशन को कम करने के लिए, पर्यावरण संबंधित जितने भी चीजें सुधार किए गए हैं उसको हम 3 टॉप अलग अलग भाग में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमने उठाया वो फर्स्ट पार्ट है। और आप देखेंगे इस करंट अफेयर में इसके बेसिक को हमने इसके साथ कितने अच्छे से कवर किया है। इसमें आपको डाटा मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा संस्थाएं, आपको मिलेगा पर्यावरण संबंधित जो इससे संबंधित कानून है वो मिलेंगे, और साथ ही साथ जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने सबको एक साथ करके समझाने की कोशिश किया है, और बहुत ही इजी तरीके से। आप देखिए कितना एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले देखिए कि अभी जो मैंने इकोनॉमी के लिए कवर किया था वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वहां भी यही था। तो थीम तो आज इस साल की यही है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, मतलब सहकारिता के लिए जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2025 है। ये तो हम पढ़ ही लिए थे। और इसकी जो थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड्स अ बेटर वर्ल्ड, यानी सहकारिता एक अच्छे विश्व का निर्माण करती है। ठीक है, ये इसका थीम है, तो ये आप लोग याद रखना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले आप जो देख रहे हो हेडिंग वो है कार्बन प्राइसिंग। ठीक है, कार्बन प्राइसिंग क्या होता है? ये एक तरह का नीतिगत उपकरण है। क्या है? नीतिगत उपकरण है। इससे काम क्या करते हैं? तो इससे हम जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है उसको कम करते हैं, यानी ऐसी कुछ नीतियां बनाते हैं जिसके माध्यम से कार्बन के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। तो उत्सर्जन कौन करता है? उत्सर्जन करते हैं कंपनी वाले, इंडस्ट्री वाले, है ना। तो उन सब के लिए कुछ ऐसे कानून बनाने हैं ताकि जो कार्बन का इमिशन है वो कम हो। विशेष तौर से ग्रीन हाउस गैसों में विशेष तौर से हमारा ये CO2 है। ठीक है, ग्रीन हाउस कितनी है ये आपको पता होगा। तो CO2 को कंट्रोल करने की जो नीतियां बनाई जाती हैं उसको कहते हैं कार्बन प्राइसिंग। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। कभी अगर टर्म आ जाए कार्बन प्राइसिंग क्या है तो ध्यान रखना, ये एक पॉलिसी टूल है, यानी एक नीति बनाने का उपकरण है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना। और इसमें करते क्या है? इसमें कुछ ऐसी पॉलिसी बना देंगे कि यदि आप कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा कर रहे हो तो आपको कुछ भुगतान करना पड़ सकता है। भुगतान का मतलब कुछ टैक्स लगा सकते हैं एक्स्ट्रा। मान लो कोई कंपनी कुछ ऐसा बना रही है जिसके कारण बहुत ज्यादा उत्सर्जन कर रही है, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है, मानक सेट किया गया है, उससे ज्यादा वो उत्सर्जन कर रही है। तो सरकार क्या काम करेगी कि उसके ऊपर कुछ टैक्स लगा देगी, कि जो टैक्स चल रहा होता है पहले से वो तो होता ही है उसके ऊपर, और उसका नाम दे देगी कि ये है कार्बन टैक्स। यानी तुम जो बहुत ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हो उसके लिए तुम्हें अलग से पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो भाई ये पॉल्यूशन या प्रदूषण को कंट्रोल करना, पर्यावरण को स्वच्छ रहना। और साथ ही साथ जब आप किसी के ऊपर का ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने से उसके ऊपर टैक्स लगाओगे तो क्या काम करेगा? जाहिर सी बात है, ऐसी चीजों का उपयोग कम करेगा जो कार्बन का उत्सर्जन करता है, जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधन, है ना। तो क्या काम करेगा? फिर वो अपने जीवाश्म ईंधन से शिफ्ट करेगा नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ, सोलर पावर प्लांट लगाएगा, है ना। तो ये सब चीजें यूज करेगा, तो शिफ्ट करेगा एनर्जी रिसोर्स जो उसके ऊर्जा का स्रोत है। यानी अगर वो कोयले से बनी बिजली का इस्तेमाल कर रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो वो कोशिश करेगा कि वो सोलर एनर्जी को ज्यादा खरीदे, है ना। तो इसीलिए सोलर पावर प्लांट बहुत ज्यादा लग रहे हैं। अब उससे जो एनर्जी बिजली बन के बेची जाएगी, वो लोग जो खरीदेंगे तो उनके ऊपर ये कार्बन टैक्स नहीं लगेगा, है ना। उसके बाद अभी आपने देखा कि इससे कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि भुगतान की व्यवस्था कर सकते हैं, यानी जो ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करेगा उसको टैक्स देना पड़ सकता है। दूसरा, एक कैप एंड ट्रेड। कैप एंड ट्रेड, कैप का मतलब कि एक ऐसी सीमा निर्धारित कर देंगे कि इससे ज्यादा तुम उत्सर्जन नहीं कर सकते। ठीक है, और ट्रेड का मतलब क्या हो गया? ये हो गया, मान लो तुमने ये सीमा निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, मान लो सरकार ये 10 पॉइंट तक निर्धारित कर दे मानक कि कोई कंपनी 10 पॉइंट तक कार्बन का उत्सर्जन कर सकती है। अब मान लो कि अगर कोई कंपनी कुछ ऐसा बना रही है कि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा कोयले की खपत हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि हो सकता है वो इस यूनिट को पार कर जाए, 11 यूनिट कार्बन का उत्सर्जन कर ले, तो उसके लिए उसको टैक्स देना पड़ सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सरकार उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगा देगी। लेकिन अगर क्या हो कि वो मतलब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हो, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का यूज कर रहा हो, तो हो सकता है कि वो 8 ही यूनिट तक यूज करता हो, है ना। तो इसका मतलब वो 200 जो यूनिट, मतलब 2 यूनिट जो उसके पास है वो बचा हुआ है, वो चाहे तो और यूज कर सकता है। लेकिन अब चूंकि
वो ऐसा नहीं करना चाहता, उतना बचा लिया, तो वो अपने इस 2 यूनिट को, जो इसको कहेंगे कार्बन क्रेडिट, यानी उसके पास बच गया है, तो वो क्या काम करेगा कि इसको बेच देगा कि लो भाई तुम मुझसे खरीदो, मेरे पास एक सर्टिफिकेट बना के दे देगा कि हाँ मैंने 2 यूनिट कम खरीद यूज किया है, तो वो 2 यूनिट मेरा बच गया है, वो मैं किसी और को बेच रहा हूं। यानी अब ये 10 की जगह 12 यूनिट यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसने 2 यूनिट और उत्सर्जन करने का टारगेट, मतलब सर्टिफिकेट इससे खरीद लिया है। यानी अगर ये दोनों कंपनियां कुछ बनाती तो 10 ये करता, 10 ये करता, होता 20, लेकिन अब ये 8 ही किया और इसको ये 12 कर दिया, तो इसका जो अब हुआ तब भी मतलब 20 ही हुआ, लेकिन चूंकि इसको टैक्स भरना पड़ सकता है, पेनाल्टी लग सकती है इसके ऊपर, ठीक, तो इससे ये जाके खरीद लिया, तो तुम्हारा जो 2 यूनिट बचा है वो मुझे दे दो क्योंकि मैंने ज्यादा उत्पादन कर लिया है, तो बैलेंस हो जाएगा। यानी इसने जो गलती की उसकी भरपाई इसको कर दी, ठीक, मतलब या तो इसको फायदा होगा या तो जाके सरकार को पेनाल्टी दे, टैक्स दे, वगैरह वगैरह। अब क्या होगा, तो इसे कहते हैं कैप एंड ट्रेड टैक्स, यानी एक कैप से ज्यादा तुम उत्सर्जित नहीं कर सकते। अगर तुम उस सीमा से ज्यादा, उस कैप से ज्यादा, उस ढक्कन से ज्यादा उत्सर्जित करते हो तो तुम्हें या तो टैक्स देना पड़ेगा, और अगर तुम इससे कम खर्चा करते हो तो जो तुम्हारा बच जाता है वो उसका तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा और उसको तुम किसी दूसरी कंपनी को बेच सकते हो, इससे तुम्हारा मुनाफा होगा। अब इससे क्या होगा, अब कंपनी इसलिए भी उत्सर्जन कम करेंगी ताकि वो और पैसे कमा सकें, है ना। अपनी कंपनियों के लिए वो सोलर पावर प्लांट लगाएंगी, वो वहां से जब बिजली लेंगी तो यहां से कार्बन का उत्सर्जन कम होगा, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा, जो उनका क्रेडिट बचेगा जितना पॉइंट, उसका उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो सर्टिफिकेट को वो किसी को बेच सकती हैं, उससे उनको वो भी फायदा होगा, ठीक है। तो ये कैप एंड ट्रेड सिस्टम जो है, ये क्या है, ये है कार्बन प्राइसिंग का एक टूल है, एक उपकरण है, ठीक है। इसको सबसे पहले यूज किया था यूरोपियन यूनियन ने 2005 में, ठीक है। बस इतना ही रखना है, सबसे पहले भारत ने नहीं यूज किया था ये तकनीक, लेकिन अब लेकिन भारत भी यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये तो आप कार्बन ट्रेडिंग समझ ही गए कि कार्बन ट्रेडिंग मार्केट क्या होगा। तो मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, मान लो एक पोर्टल बना दिए, एक वेबसाइट बना दिए, कोई कंपनी है, उसने अगर उत्पादन कम किया है तो जितने पॉइंट का उसको सर्टिफिकेट मिला है वो जाके यहाँ पे बता देगा कि भाई मेरे पास 10 पॉइंट का सर्टिफिकेट है, कोई खरीदना चाहता है खरीद सकता है। अब मान लो किसी को ज्यादा उत्पादन करना है, कुछ ऐसा बनाना है या उसने उत्पादन कर दिया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो जाके यहाँ पे खरीद लेगा इसको। जब सरकार आएगी इसको चेक करने, सरकार पूछेगी तुमने 10 पॉइंट ज्यादा यूज क्यों किया, तो ये कहेगा मेरे पास सर्टिफिकेट है क्योंकि मैंने खरीदा था। तो इसे कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग मार्केट, यानी जहां पे कार्बन का जो कार्बन प्रमाण पत्र है उसकी खरीद बिक्री होती है, उसी को कहेंगे कार्बन ट्रेडिंग मार्केट। मतलब आप ऐसा समझ लो कि एक ऐसा बाजार जहां पे कार्बन उत्सर्जन कम करने वाला कार्बन क्रेडिट बेच सकता है और कार्बन जो जिसने ज्यादा उत्सर्जन किया है वो खरीद सकता है, ठीक। ये जो अवधारणा आई थी कार्बन प्राइसिंग की, ये 1990 के दशक में आई थी। कब आई थी? 1990 के दशक में। जब कोई दशक कहता है, जैसे मान लो ये 1990 का दशक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1981 से लेके 1990 तक का समय, ये होता है दशक। 1990 का अगर दशक कहेंगे तो 1981 से लेके 1990 तक, ये क्या कहलाएगा? 90 का दशक चल रहा है। तो इसी बीच आया था ये क्या, ये नीति प्राइस कार्बन प्राइसिंग का जो अवधारणा है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि कार्बन प्राइसिंग क्या है। अब कभी कार्बन प्राइसिंग शब्द आएगा तो आप इसको यूज कर लोगे, ठीक है। अब थोड़ा कार्बन प्राइसिंग के उसके बारे में जानते हैं कि ये जो नीतिगत फ्रेमवर्क में कब आया। तो 1997 में हुआ था क्या? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये हुआ था कोप 3 में, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की तीसरी बैठक हुई थी। अभी आप पढ़ते हो ना करंट अफेयर में कि कोप 29वीं की बैठक है, कोप 30वीं की बैठक है, तो वही वाला को तीसरी बैठक हुई थी। तो उसी में 1997 में ये क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टी होती है, ये होती है UNFCC। इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। इसी के अंतर्गत ये कोप की बैठक होती है। तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था, तो उसमें इसकी बात की गई थी। तो 1905 में आपने जैसे देखा कि इसी के अंतर्गत कार्बन प्राइसिंग करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने एक तरीका अपनाया, उसे कहते हैं कैप एंड ट्रेड मेथड। इसको आप समझ चुके हैं। और 2010 में क्लीन एंड एनर्जी सेस ये लागू हुआ। ये क्या चीज है समझते हैं। देखिए, सेस जो है, सेस ये होता है एक टैक्स के ऊपर टैक्स कह सकते हो। इसे कहते हैं
उपकर, यानी वो होता है कर तो ये होता है उपकर, ठीक। और एक होता है सरचार्ज, इसे आप पढ़े होंगे, इसे भी कहते हैं उपकर। ये सब जो होती है ना, ये टैक्स के ऊपर लगती है, मतलब ये कोई अलग से टैक्स नहीं है, ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। जैसे जैसे मान लीजिए पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, तो अगर ये हो कि पेट्रोल से जो है बहुत ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है, डीजल से बहुत ज्यादा उस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, तो सरकार क्या काम करेगी, कार्बन प्राइसिंग टूल अपनाएगी, उसके तहत पेट्रोल के ऊपर सेस लगा देगी। यानी अब पेट्रोल पे अगर जितना भी अभी 12 मान लो जितना भी है, मैं एग्जैक्ट नहीं मैं मान रहा हूं, ठीक है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मान लो 12% टैक्स चल रहा है, तो सरकार कहेगी मैं पेट्रोल के ऊपर उपकर लगा रहा हूं, यानी ये जो 12% लग ही रहा है, इस 12% का 10% इस पे और लगेगा। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है, इसलिए मैं कार्बन सेस लगा रहा हूं, ठीक है। तो सेस का मतलब होता है उपकर, दोनों की हिंदी होती है, दोनों का मतलब सेस और सरचार्ज का मतलब होता है उपकर। लेकिन अब दोनों कर के ऊपर लगाए जाते हैं, ध्यान रखना, कर के ऊपर कर है। अब दोनों में अंतर क्या है, जैसे सेस जो लगाया जाता है, ये वाला सेस, इसको ये वाला उपकर कब लगाया जाएगा, ये वाला उपकर कब लगाया जाएगा, इन दोनों में एक बेसिक अंतर ये है, ये वाला जो है ना विशेष उद्देश्य से लगाया जाएगा। जैसे जैसे मान लो कि सरकार को कम करना है, कार्बन CO2 कम करना है, सरकार को चाहिए क्या, पैसा, यानी फंड, वित्त की जरूरत है, तो सरकार वित्त कैसे कलेक्ट करेगी, तो सरकार क्या कि जिन जिन चीजों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है उनके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। तो अब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए जो टैक्स लग रहा है उसको हम कहेंगे सेस, ठीक है, यानी किसी विशेष उद्देश्य से। इस वाले उपकर का मतलब क्या हो गया, किसी विशेष उद्देश्य से, इतना, यही बेसिक अंतर है कि सेस जो है वो बेसिक मतलब किसी विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है, और ये जो है ये विशेष उद्देश्य से नहीं लगाया जाता, लेकिन ये भी कर के ऊपर कर ही है। जैसे आपने सुना होगा कार्बन सेस, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लगा दिया गया, एजुकेशन सेस, शिक्षा के लिए कुछ करने के लिए एक उपकर लगा दिया गया, मतलब अभी इससे जो पैसा मिलेगा इससे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर खर्चा होगा। किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है सेस, और सरचार्ज ये भी कर के ऊपर कर ही है, यानी जो कर ऊपर लग रहा है उसका कुछ भाग एक्स्ट्रा है, वो सरकार कानून बना के ऐसा करती है। इन दोनों में बेसिक अंतर समझ में आ गया। कभी उपकर शब्द परीक्षा में दिखे तो जाके पहले आप इंग्लिश वाले पार्ट पे जाना, वहां देखना सेस लिखा हुआ है कि सरचार्ज लिखा हुआ है, ठीक, ओके हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कार्बन प्राइसिंग का जो है इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। क्या लिख रहे हैं, कार्बन प्राइसिंग एक नीतिगत टूल है, पॉलिसी टूल है, जो क्या कम करता है कि पुट अ फाइनेंशियल कॉस्ट ऑन ग्रीन हाउस एमिशन है, प्राथमिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, वो हमने देख लिया। तो इससे क्या होगा, इससे आपका पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, और क्या होगा, मैं जैसे मैंने बताया कि पावर जो मतलब नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी तरफ लोग भागेंगे, यानी ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो, लोग उसकी तरफ भागेंगे। और इससे क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है कि मतलब जो एमिटर्स हैं वो इन्वायरमेंट के लिए कुछ अपना योगदान दे सकते हैं, जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं उसके लिए उनसे वसूला जाएगा। अगर तुम भाई अपनी फैक्ट्री से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो तो तुम्हें भरना पड़ेगा, ताकि सरकार उस पैसे का यूज करके उस इन्वायरमेंट को कम कर सके। क्यों? क्योंकि एक देखिए, एक होता है इंग्लिश में एक्सटर्नलिटी, ठीक है, इसे कहते हैं बाह्यता। ये इकोनॉमी का शब्द है, ध्यान रखना कैसे। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक कंपनी, कोई कंपनी है, कुछ बनाती है, ठीक, वो अपना प्रोडक्ट बना के किसी को बेचती है, ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट बनाया और ये है कस्टमर, इसको बेचता है। अब इसमें कस्टमर को जो है वो सामान मिल रहा और कंपनी को जो है वो पैसा मिल रहा, लेकिन जो ना तो उत्पादन कर रहा है ना तो खरीद रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं रहता है ना। अब इस प्रक्रिया में ये जो भाई साहब हैं कुछ ना कुछ गंदगी, पॉल्यूशन फैलाएंगे, अपना कंपनी का पानी नदी में छोड़ेंगे, तो इससे प्रभावित कौन हो रहा, जो अदर लोग हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं बाह्यता, यानी एक्सटर्नलिटी इफेक्ट। ऐसा लगता है कि एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, लेकिन हकीकत में एक तीसरा भी है बाहर का जो इससे प्रभावित हो रहा है। मतलब सिर्फ दो ही लोग नहीं प्रभावित हो रहे हैं। जैसे अब ये प्रभावित कैसे हो रहा है, इसके ऊपर तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है,
ये भी पॉजिटिव प्रभावित हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको सामान मिल रहा है। पर जो तीसरा जिसके ऊपर पर्यावरण का इफेक्ट पड़ रहा है, गंदे मतलब नदी का पानी गंदा कर रहा है, वो भी तो प्रभावित हो रहा है, पर इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, जिसको कहेंगे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, नकारात्मक बाह्यता। तो अब इसके ऊपर जो इसे कहते हैं, ये इकोनॉमिक टर्म में ध्यान रखना, बाह्यता या एक्सटर्नलिटी। अब तो अगर कोई दूसरा पॉल्यूशन की वजह से परेशान हो रहा है तो उसको कौन कम करेगा? अब चूंकि इन्वायरमेंट जो है मतलब स्वस्थ वायु या अच्छा ऑक्सीजन लेने का आपके जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 के तहत आता है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे। तो अब कोई उत्सर्जन कर रहा है, उसका कंपनी चला रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, तो भाई कंपनी तो नहीं रोक सकते, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी चीज है, वो भी कुछ ऐसा ही बना रहा होगा ना जो समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है, उसको रोक तो नहीं सकते। पर वो कैसे साधनों का यूज कर रहा है उसको तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए सरकार क्या कहती है, आप सेस लगाओगे या मतलब आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम उत्सर्जन को कम कर सके। आगे है कि इंडिया इज रैपिडली एडवांसिंग टुवर्ड स्ट्रक्चर, यानी भारत जो है वो लगातार संरचनात्मक और नियामकी और संरचनात्मक सुधार कर रहा है। किसके लिए? कार्बन प्राइजिंग इकोसिस्टम के लिए, यानी एक ऐसा नीति निर्माण, संरचना का निर्माण कर रहा है ताकि ये जो कार्बन प्राइजिंग है इसको अच्छे से लागू कर सके और पर्यावरण के पर जो प्रदूषण का प्रभाव है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव है, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट है, उसको कम कर सके। इतना समझ में आ गया? इंडिया इज नाउ एक्टिवली डेवलपिंग अ रेट बेस्ड एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। ये क्या होता है? ये लिखा हुआ रेट बेस्ड एमिशन ट्रेड सिस्टम, लिख देता हूं यहां पे, रेट बेस्ड एमिशन ट्रेड सिस्टम, मतलब दर आधारित उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था। यानी अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो कि मैं कहूंगा तुम 10 यूनिट उत्सर्जन करते हो तो मैं तुमसे 100 रुपया लूंगा, ठीक है। कैप कितना मैंने बांध दिया? कैप का मतलब वो जो लिमिट, टोपी लगाना, कैप मतलब होता है ढक्कन बंद करना, एक लिमिट लगा दो, इससे बाहर नहीं जाना है। तो मैंने कैप लगा दिया कि 100 यूनिट ज्यादा उत्पादन नहीं करना है। अब भाई साहब आप, ठीक है, ये कैप एंड ट्रेड मेथड हो गया। अगर आप 100 पार कर जाते हैं तो आपको उसके लिए या तो आप सर्टिफिकेट खरीदिए, जिसके पास जितने कम उत्सर्जन किया है जितना, या आप सरकार को भरिए उसको। लेकिन अब ये भारत सरकार जो है वो दर बेस्ड, दर आधारित, इसका मतलब क्या हुआ कि आप किस दर से उत्सर्जन कर रहे हो, एक महीने में ही इतना कर देते हो या एक दिन में इतना कर देते हो। तो जिस दर से आप पॉल्यूशन को नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि होता क्या है, देखिए, जैसे अगर आप कहते हैं ना कि पानी धरती पे कम नहीं है, आप पानी बर्बाद कर रहे हो, तो ऐसा नहीं वो पानी पृथ्वी से कहीं बाहर निकल जा रहा, नहीं जा रहा, वो अभी लिक्विड के फॉर्म में है। आपने उसको यूज कर लिया, इवेपोरेट हो गया, कुछ चला गया कहाँ? आसमान में, यानी वाष्प बन के उड़ गया, कुछ चला गया ग्राउंड वाटर पे, तो कहीं जा नहीं रहा है। पर एक निश्चित समय पे उसका फ्लो बना रहना चाहिए, ठीक है, कि एक समय में वाष्प बदल रहा है, फिर बारिश भी हो जाए, फिर ये धरती पे आ जाए, फिर ताकि पानी का वाटर साइकिल का जो चक्र है वो नियमित रूप से चलता रहे और इंसान को मिलता रहे। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो पर्यावरण का सिस्टम है उसमें आप बहुत ज्यादा तेजी से उसको परिवर्तित कर रहे हो। यानी अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता ही हमेशा से होता आया है। कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी भी मानी जाती है, पर एक सीमा से अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? नुकसान करेगा। आप सोचो कार्बन डाइऑक्साइड अगर धरती पे बिल्कुल ना हो तो क्या होगा? फिर वही हिम युग आ जाएगा कि हर तरफ बर्फ जम जाएगी और उसकी वजह से सब मतलब पेड़ पौधे सूख जाएंगे और फिर धीरे धीरे इंसानों का अस्तित्व, जानवरों का अस्तित्व भी खत्म होता जाएगा, ठीक है। हिम युग याद करो, तो कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गया तो समझ लो सब कुछ, बर्फ जम जाएगी, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी, मौसम एकदम बिगड़ जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा अगर बढ़ गया तो बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, तो ये सब चीजें होंगी। तो उसी सरकार वही कह रही है कि जो चीज नेचुरली अपनी साइकिल चल रही है उसको वैसे चलने दो। पर अगर तुम इसमें बहुत ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हो, इतना ज्यादा कर रहे हो कि जितना अभी क्या होता है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और पेड़ पौधे उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, पर ये उत्सर्जन की दर बहुत ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन में बदलने की दर बहुत कम है। तो क्या होगा? डिसबैलेंस होगा। ये तो बदलेगा ही धीरे धीरे, पर डिसबैलेंस इतना हो जाएगा कि इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, उधर
अपनी अपना जलवायु प्रभावित होगा, उससे क्या होगा, बारिश नहीं होगी तो पेड़ पौधे प्रभावित होंगे, मतलब पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए सरकार कह रही है कि हम दर आधारित, यानी आप किस दर से उत्सर्जन करते हो उसके हिसाब से हम आपके ऊपर चार्ज करेंगे। तो यानी अभी तक जो व्यवस्था है वो कैप एंड ट्रेड है, और या फिर कोई टैक्स है, कार्बन टैक्स जिसे कहते हैं, या सेस है। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, ऐसा आप कर सकते हो। 3 व्यवस्थाएं आप जान चुके हो, कैप एंड ट्रेड यानी सरकार लिमिट लगा दी, इससे ज्यादा उत्सर्जन करोगे पैसा देना पड़ेगा, या फिर ये कैप नहीं लगाएगी सरकार, कार्बन टैक्स लगा देगी। यानी आप अगर कार्बन का उत्सर्जन करके कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उस प्रोडक्ट पे आपको इतना और टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करके बना हुआ है। ये मैं थोड़ा भी समझा रहा हूं क्योंकि आगे इतना समझाना नहीं पड़ेगा। या फिर सरकार सेस लगा देगी किसी चीज पे, ठीक है, उपकर लगा देगी। लेकिन भारत क्या कर रहा है, भारत दर आधारित टैक्स को अपना रहा है। इतना समझ में आया? आगे बढ़े। एक चीज और देखिए, अब इसमें फायदे भारत ये क्यों अपना रहा है, क्योंकि ये थोड़ी लंबी जलवायु अवधि है ना, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएगी। ये मतलब लंबी अवधि तक इसको ये नीति चल सकती है, ठीक है। तो भारत सरकार बहुत दूर का सोच के लंबी जलवायु अवधि नीति को अपनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। आगे बढ़े। अब संरचनात्मक क्या करेंगे कि इसको हम हर साल अपने बजट में घोषणा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। जैसे हम अभी बताते हैं ना कि इनकम टैक्स इतना हो गया है, इतने तक इतने देंगे, तो इसी तरह हम कार्बन टैक्स को भी अपने बजट वाले सेक्शन में शामिल करेंगे, ताकि लोग इससे अवेयर होंगे और हर साल हम कितना लगा रहे हैं किस चीज पे उसको बताएंगे। तो ये सब चीजें एक संरचनात्मक बदलाव होगा या फिर शुरुआत होगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब बाकी इधर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से कुछ है नहीं, उसके बारे में बताया गया है कि ताकि इससे जो लिमिट लगा सकें हम उनके उत्सर्जन पे, कुल उत्सर्जन पे, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होगा, मतलब बहुत कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे। और इससे नीतिगत अपनाएंगे तो भाई अगर तुम अच्छे से, बहुत ठीक है, तुम कुछ अच्छा बना रहे हो, कुछ ऐसी जरूरी, मान लो तुम बिजली बना रहे हो, उसमें उत्सर्जन हो रहा है, पर वो बिजली बहुत जरूरी है हॉस्पिटल के लिए, ठीक है, तब तो ऐसा नहीं करेंगे ना, अरे तुम कार्बन का उत्सर्जन क्यों कर रहे हो, पता है ठीक है, हम नहीं उत्सर्जन करेंगे, जाओ लगा लो, तुम चला लो बिजली, मतलब अपना हॉस्पिटल बिना बिजली के, तो जरूरी तो है हॉस्पिटल चलाना। तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी अपनाएंगे ताकि उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके, ठीक है। और क्या होगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हम कंपीट भी कर सके। अभी मान लो कुछ लोग कहते हैं ना कि तुम कार्बन उत्सर्जन के नाम पे अपनी कंपनियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है, बल्कि कुछ लोग कार्बन का उत्सर्जन कर करके अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। उनको पर्यावरण की नहीं चिंता है, आपको ही बहुत बड़ी चिंता पड़ी है। तो सरकार इसलिए कह रही है कि हम थोड़ा लचीलापन भी अपनाएंगे ताकि जलवायु परिवर्तन भी बचाया जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उनको हमें पालना है ताकि हमारी कृषि और ये सब ठीक से चलते रहें। और चूंकि हमारे यहाँ मौसम कई सारे हैं, उनका सिस्टम भी जो है वो बदलने लगे। अभी देखिए जलवायु परिवर्तन का मतलब किस तरह से प्रभाव डाल रहा है कि जो बारिश आपको जून जुलाई अगस्त में दिखनी चाहिए वो मई में हो जा रही है, या फिर जून जुलाई में धान वान लगता है तो सूखा पड़ जा रहा है। जो ठंडी आपको जिस समय चाहिए होती है उधर नहीं हो रही है, तो मतलब मौसम आगे पीछे हो रहा है ना। तो इसलिए हमें भारत सरकार को जिम्मेदारी भी उठानी है थोड़ी सी जलवायु परिवर्तन के लिए भी, और चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था भी ना ज्यादा प्रभावित हो उसको भी ध्यान रखना है। तो सरकार इसलिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रतिस्पर्धा भी बना सके और जलवायु परिवर्तन को भी रोक सके, इसलिए ऐसे कदम उठा रही है। अब देखिए, अब यहां से एक भूमिका बंध गई है। अब हम शुरू करते हैं अपना, शुरू तो है ही खैर। अब इंडिया की अगर बात करें पोजीशन वैश्विक लेवल पे, कार्बन प्राइजिंग लैंडस्केप, इसका मतलब कि सरकार ने अभी तक कार्बन प्राइजिंग के लिए क्या क्या किया है वैश्विक लेवल पे, थोड़ा उसके बारे में हम बात करें। जैसे कह रहे हैं यहाँ पे, इंडिया इज एमंग द की मिडिल इनकम, यानी हम हैं मध्य अर्थव्यवस्था वाले देश तो हैं ही, हमारी जो इनकम है या आय है मिडिल, वो तो बहुत ज्यादा है नहीं, मध्यम है। हम उच्च आय वाले देश तो है नहीं, हम लोगों के पास मध्यम आय वाले लोग हैं। और साथ ही साथ हम एक विकासशील अर्थव्यवस्था भी है। क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो हम हर चीज को इस लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने महत्वपूर्ण तरीके से कार्बन प्राइजिंग किया है, जैसे कि ब्राजील और टर्की कर रहे हैं। अब भाई ये लोग जो है हमारे, अगर हमसे तुलना करें तो ये लोग ना, इनके पास इतनी जनसंख्या है और इनके पास संसाधन भी ठीक ठाक है। तो फिर भी हमने क्या काम किया है कि हम एक मध्यम आय और उभरती हुई अर्थव्यवस्था होने के बाद भी हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आप देखो, एक पता है कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप अर्थव्यवस्थाओं में क्या अंतर होता है। तो जैसे डेवलप का मतलब होता है विकसित,
जैसे अमेरिका वगैरह है, क्या है, तो आय बहुत उच्च है, खूब अच्छी ठीक ठाक औद्योगिक विकास है, लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा है, और आर्थिक सामाजिक रूप से देखोगे तो समानता बहुत है, वहाँ महिला पुरुष के नाम पे भेदभाव नहीं है, और जितना अवसर पुरुषों को मिलता है रोजगार के मैटर में उतना महिलाओं को भी मिल जाता है, जितना वेतन पुरुषों को उतना महिलाओं को भी, जितने अधिकार पुरुषों के उतना महिलाओं के भी, तो मतलब समानता है। तो उन्हें कहते हैं विकसित देश, किसे, जहां पे आय, लोगों की आय ज्यादा होती है, औद्योगिक विकास ठीक ठाक होता है, लोगों का जीवन स्तर अच्छा होता है, आसान होता है। हर अब ऐसा नहीं है कि अब भारत में क्या है, अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान हो गया और शौचालय हो गया तो आपको माना जाएगा कि आप अब समानता आ गई, पर वो समानता थोड़ी ना। अब लोग, पता है जीवन स्तर कितना निम्न है लोग भारत में। अभी भारत में एक रिपोर्ट आई है गिनी इंडेक्स, इसमें विश्व वर्ल्ड बैंक निकालता है इसको, वो कह रहा है कि भारत समानता के मामले में 4th स्थान पे आ गया है। अब ठीक है, कुछ चीजें हुई, जैसे अब जिसके पास पहले लैट्रिन नहीं हुआ करती थी, शौचालय नहीं हुआ करता था, ओपन मतलब खुले में शौच करने जाता था, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया, भारत सरकार ने योजना चलाई और सबको 12-12 हजार रुपए सहायता राशि दी, तो सब थोड़ा बहुत मतलब उस चीज में लोग ठीक है समान हो गए। लोगों के पास गैस सिलेंडर नहीं था, लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे और अमीर लोग गैस पे बनाते थे, तो सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाया, ठीक है सबको गैस सिलेंडर मिल गया। कुछ लोग महलों में रहते थे, कुछ लोग झोपड़ियों में रहते थे, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई, कुछ लोगों को घर मिला। कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग भूखे मर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, या कहीं मजदूरी कर रहे हैं तो पैसा पा रहे हैं तो रोज खरीद खा रहे हैं, तो सरकार ने क्या पीडीएस सिस्टम लगाया, गरीब कल्याण योजना चलाया, 5 किलो राशन फ्री देने लगी, तो लोग खाने पीने को मिलने लगा। तो इन योजनाओं से ठीक है, उनको मूलभूत जो जरूरत थी एक इंसान के नाते वो चीजें मिलने लगी। पर आज भी अगर अच्छा स्वास्थ्य सेवा, हॉस्पिटल, पोषण, अच्छी शिक्षा और अच्छे रहने, मतलब जो आज के समय में मूलभूत चीजें क्या है, आपके घर में बिजली अच्छी होनी चाहिए, आपके घर में मूलभूत सुविधाएं, जैसे शिक्षा के लिए आपके घर में लैपटॉप, इंटरनेट, और ये सब तो होना ही चाहिए ना। और अगर आप बहुत एक्सट्रीम वेदर में रह रहे हैं जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, थोड़ा कूलिंग के लिए कुछ व्यवस्था तो चाहिए ही ना। और आप गैस सिलेंडर तो आपने खरीद लिया है, पर आपके पास रोजगार, मतलब उसको बढ़ाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। तो वर्ल्ड बैंक तो ये डाटा देखती है कि हाँ ठीक है, इतने लोगों के पास घर हो गया, इतने लोग, अब 2 कमरे का घर, जीने वाले 5-6 लोग, 5 किलो राशन में क्या करेगा। शिक्षा के लिए अच्छी शिक्षा नहीं है, गुणवत्तापूर्ण, बीमार हो जाए तो इलाज नहीं करा पा रहे। लेकिन इन सब के बावजूद जो चीज नहीं था, अब तो ये नाम कहने लायक तो हो गया कि उनके पास ये चीजें हैं। शौचालय है, हाँ है भैया, घर है, हाँ है, तो कुछ चीजें हुई, ये अच्छी चीजें, मतलब हुई हैं कुछ चीजें। तो वर्ल्ड बैंक तो कहेगा समानता तो आ ही रहा है, तो हम गिनी समानता तो जाहिर सी बात आ रहा है कि अब अगर आज इतना हुआ है तो अगले 10 साल में और अच्छा होगा, और चीजें समान हो जाएंगे। और आप देखोगे कि राजनीतिक क्षेत्र में देखोगे महिला सशक्तिकरण के लिए कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि अब तो आपके लोकसभा और राज्यसभा में भी, लोकसभा और राज्यसभा वगैरह में आरक्षण भी दे दिया गया। वो योजना का क्या नाम है आप कमेंट में बताना। तो समानता आ रही है। तो ये सब चीजें जहां अच्छी ठीक ठाक होंगी, समानता वगैरह, वो हो गए डेवलप नेशन। डेवलपिंग क्या होते हैं, तो जो ना तो विकसित हो चुके हैं और ना ही पिछड़े हैं, वो बीच वाले होते हैं, मतलब डेवलप कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग हो गए भारत। और अंडर डेवलप्ड क्या होते हैं, ये बहुत गरीब होते हैं, यहाँ इनकी यहाँ मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती, मतलब होती हैं पर बहुत, जो आय है वो बहुत कम होगा। औद्योगिक विकास बहुत ज्यादा नहीं हो जाता, चीजें कृषि पे या फिर प्राथमिक जो उद्योग है उस प्राथमिक क्रियाएं हैं अर्थव्यवस्था की, उस पर होगा। जीवन स्तर बहुत कमजोर होगा। आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ये जैसे अफ्रीका वगैरह में है, ठीक है। उसके बाद हम ये सब पढ़ ही लिए। एक चीज और है कि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड रेट बेस्ड एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम विद द एडॉप्शन ऑफ द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2024। बस ये मतलब ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट मतलब वही जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को बेच देगा। तो ये स्कीम, ये योजना जो है कि आप खरीद सकते हो, ये 2024 से लागू हुई है। उसके बाद अब जो ये ईटीएस है, ईटीएस क्या था, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, यानी जो उत्पादन ज्यादा कर रहा है वो एक सर्टिफिकेट खरीदेगा उससे, जिसने कम उत्पादन किया है वो उसको बेच देगा ताकि वो ज्यादा कर सके। ये जो व्यवस्था है उन्होंने 9 ऐसे सेक्टर हैं जिसके लिए उन्होंने चुना है। अब वो कौन कौन सेक्टर है, तो वो सेक्टर है जिसमें ऊर्जा की मांग बहुत ज्यादा होती है। तो अभी तक सरकार ने 9 क्षेत्र, जैसे एक सीमेंट वाला क्षेत्र हो गया, फर्टिलाइजर वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, तो ऐसे स्टील वाली कंपनियां हो गई, तो ऐसे 9 सेक्टर उन्होंने चुने हैं जिसके ऊपर ये ईटीएस यानी
एमिशन उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था लागू होगा। ठीक है, क्या? उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोशिश करना इंग्लिश आप लोग देख लिया करना। ये जो मैं जिस क्रेडिट सर्टिफिकेट की बात कर रहा था ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ तक आप जान गए। और इसमें मैंने एक चीज देखा था, ग्रीन हाउस गैस के बारे में आप जानते हो ना। ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? तो तापमान को बढ़ाता है, यानी एक ग्रीन इफेक्ट पैदा करता है। वो कौन कौन सी गैसें हैं आप बताना। अभी तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कार्बन प्राइसिंग की जो है ना, वो उसके दो एलिमेंट है, दो तत्व है। पहला है मुझे सरकार जो लागू कर रही है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम भारत में, उसके दो कंपोनेंट है, दो एलिमेंट है। पहला तो कंप्लायंस मैकेनिज्म होगा। कंप्लायंस मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि कानूनी व्यवस्था। सरकार एक नियम बना देगी, कानून बना देगी, अगर आप उसका उल्लंघन करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? दंड भुगतना पड़ेगा, जो उस कानून में लिखा है। दंड क्या हो सकता है? तो भाई पेनाल्टी लग सकती है ना, टैक्स लग सकता है उसके ऊपर ज्यादा। तो एक व्यवस्था तो ये हो गई। अब इसमें कौन लोग आएंगे? सरकार ने जो 9 सेक्टर चुने हैं, कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो 9 अलग अलग क्षेत्र की हैं, तो वो उनके ऊपर ये कंप्लायंस यानी नीतिगत कानूनी रूप से ये लागू होगा। दूसरा इसका जो एलिमेंट होगा वो ऑफसेट मैकेनिज्म होगा। ऑफसेट मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर कानूनी बाध्यता नहीं होंगी, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ व्यवस्था करेंगे ताकि वो लोग इतने जागरूक हो जाएं, इतने अवेयर हो जाएं कि वो लोग इतना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करें। तो आप सोचो ये ऑफसेट जो मैकेनिज्म है, यानी जिनके ऊपर कानूनी बाध्यताएं नहीं होंगी, वो कौन लोग हो सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कृषि सेक्टर हो सकता है। आपको पता है कि खेती में जो धान के खेत होते हैं वहां से मीथेन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है ना। तो अब कृषि के ऊपर तो ऐसा नहीं कर सकते कि भैया तुम कानूनी व्यवस्था लगा देते हैं, अगर तुम्हारा खेत इतना में उत्सर्जन करेगा, अगर तुम कुछ फूंकते हो अपने खेत में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा इतना ज्यादा, तो तुम्हारे ऊपर कानूनी व्यवस्था लागू होती है, तुम्हें टैक्स पे करना। अब बेचारे किसान कहां से देंगे? वो कहेंगे कि हम जाओ उगाएंगे ही नहीं, अपने के लिए उगा लेंगे, बाकी भाड़ में जाए। इसी तरह कुछ और भी ऐसे सेक्टर हैं। तो 5 मिनट आप लोग इसको स्टॉप करके ये सोचो कि किस किस चीज से ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा उत्सर्जित होती है। कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि जो गाय भैंस जुगाली करती हैं, गांव में से पघुराना कहते हैं, तो जो फेन निकलता है उनके अंदर से, मुंह के पास से, उससे कौन से गैस का इमिशन होता है, यानी कौन से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है? तो मीथेन निकलता है, ग्रीन हाउस गैस होती है वो। तो ये सब मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा रुक के सोचना कि धान के खेत से कौन सा निकलता है, दलदली जमीन से कौन सा निकलता है, गाय की भैंस की जुगाली करने से कौन सा निकलता है, गाय के गोबर करने से कौन सा निकलता है। गैस तो निकलते हैं। अगर या जो फल सब्जियां सड़ रहे हैं, नाले हैं, उनसे कौन सी गैस निकल रही है। थोड़ा 5 मिनट सोचना, बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, और एक ऑफसेट मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से अवेयर किया जाए। अब यहां मैंने लिखा है कहीं और की करनी और कहीं और भरनी। इसका मतलब यह है कि जैसे अब कुछ ऐसी चीजें होंगी, जैसे मान लो कुछ चीजें जैसे रोकी नहीं जा सकती, लेकिन उनके ऊपर ये कानूनी बाध्यताएं भी नहीं लगाई सकती। ठीक है, तो उत्सर्जन भी होगा उससे, लेकिन वो कार्य भी अनिवार्य है, पर उन्हें कानूनी रूप से बाध्य भी नहीं कर सकते क्योंकि उतने सक्षम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? उसके लिए कुछ और ऐसा करेंगे, यानी उत्सर्जन कोई और कर रहा है पर उसकी जो भरपाई है वो हम कहीं और से कर लेंगे। जैसे अगर बहुत ज्यादा कुछ ऐसा करने से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, तो उसके लिए हम कार्बन सिंक बनाएंगे, कहीं पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा लगाएंगे, कुछ योजनाएं चलाएंगे ताकि लोग पेड़ पौधे ज्यादा लगाएं, सड़कों किनारे पेड़ पौधे लगाएंगे, कृषि वानिकी करेंगे, शहरी वानिकी करेंगे, सामाजिक वानिकी करेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने ये लिखा था समझने के लिए, बाकी आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक अब ये करंट देखिए, मार्च की बात है ये वाली चीज, और ये जो आप पूरा वीडियो देखेंगे ना, तो ये है 23 जून की रिपोर्ट है, 23 जून को। सो लेटेस्ट है ये पर्यावरण संबंधित, कार्बन संबंधित जितने भी योजनाएं या फिर करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट, वो है इसमें पिछले 10 साल से लेके पिछले 1 साल तक के। ठीक है, अब तो हम कहां पहुंचे थे? हम यहां पहुंचे थे कि मार्च 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी ऊर्जा मंत्रालय क्या किया है? 8 क्रेडिट मेथोडोलॉजी मतलब विधियां उसने बनाई है, अप्रूव करी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है कि कुछ भाई जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसका उपयोग करो, आप कोयले का उपयोग कम करो, जाहिर थोड़ा अपने छत पे वो लगा लो, सोलर पैनल लगा लो, जगह खाली है वहां सोलर पैनल लगा लो। और सरकार ने क्या काम किया है? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन प्रोडक्शन क्या होता है? तो आपके पास जल है, इससे आपको
निकालना है क्या, हाइड्रोजन, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, यानी पानी को विद्युत के माध्यम से, बिजली के माध्यम से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ दोगे। तो ऑक्सीजन आपका इन्वायरमेंट में जाएगा जो पर्यावरण के लिए अच्छा है, और हाइड्रोजन को आप फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज करके गाड़ियां चलाओ, हवाई जहाज चलाओ, रॉकेट उड़ाओ। ठीक है, जो कहते हैं ना पानी से चलेगी गाड़ी, कभी तो चलेगी, पर अभी वो टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इन्होंने इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी को लागू किया है। मतलब कि जो उद्योग में कोई प्रोडक्शन अगर 10 यूनिट में हो रहा है, मतलब बिजली अगर 10 यूनिट बिजली खपत करने के बाद वो 10 किलो कुछ बना रहे हैं, तो उसको उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देंगे ताकि वो 8 यूनिट में ही इतना बना ले। तो हम 2 यूनिट का यूज कम करेंगे तो बिजली बचेगी, तो वो बिजली कहीं और यूज होगी, तो हम उत्सर्जन भी कम करेंगे। ठीक, ये समझ गए। थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक तो ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, तो जो ऊर्जा स्थायी होती है, यानी सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा क्या होती है, अस्थायी होती है ना हमेशा, तो वो क्या है, वो है नवीकरणीय ऊर्जा। पर उसको हम डायरेक्ट ले नहीं सकते, तो हमें सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। ठीक, और चूंकि ये प्राकृतिक नवीकरणीय ऊर्जा है, अधिकतर प्राकृतिक होती है, और क्या होती है, ये नवीकृत होती हैं, यानी ये बर्बाद नहीं होती, बल्कि एक बार यूज कर लिया फिर उसको हम फिर उसी से वही चीज बना सकते हैं। उसके बाद इनसे प्रदूषण कम होता है, किससे, नवीकरणीय ऊर्जा से। तो ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, हाँ होते हैं, प्राकृतिक है, हाँ है, नवीकृत है, हाँ है, प्रदूषण कम होता है, तो हाँ कम होता है। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, तो नवीकरणीय ऊर्जा है। कैसे, क्योंकि जल को हम तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मिलेगा, फिर हम जब इसको हाइड्रोजन को यूज करेंगे तो ये हाइड्रोजन आपके कहाँ रहेगा, ये हाइड्रोजन ईंधन आपके इंजन में रहेगा, और जो इन्वायरमेंट है उससे ये ऑक्सीजन ले लेगा, तो उससे ये दहन की प्रक्रिया होगी, फिर ये चलेगा, और ये भाप, जब धुआं, जो जैसे डीजल जलता है तो क्या छोड़ता है, धुआं, तो ये छोड़ेगा भाप। क्या छोड़ेगा, भाप। जब ये भाप छोड़ेगा तो फिर यही भाप पानी बन जाएगा, फिर यही पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, फिर ये क्या बनेगा, तो नवीकृत हो रहा है ना, कि पहले हमने पानी को तोड़ दिया और इसको यूज किया, इंजन में हाइड्रोजन डाला, हवा से इसने ऑक्सीजन लिया और इंजन को चलाया, फिर उसके बाद धुआं के रूप में इसने भाप छोड़ा, फिर भाप बन गया ठंडा होकर पानी, फिर उस पानी को हमने तोड़ के हाइड्रोजन बना दिया। तो नवीकृत हो रहा है ना, बार बार यूज हो रहा है, फिर नया बन जा रहा है, यूज हो रहा है, फिर नया बन जा रहा है। तो वही चीज मैं इसको बताना चाह रहा था आपको। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे हाइड्रोजन की, जो जैसे ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन वहां पे लिखा है ना, ग्रीन हाइड्रोजन, तो इसी तरह के ग्रीन हाइड्रोजन होता है, ब्लैक हाइड्रोजन होता है, और ग्रे हाइड्रोजन होता है। तो इसे मैंने यहां पे लिखा है कि ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन नहीं होता, हाइड्रोजन जैसा होता है वैसा ही होता है। अगर मैंने कहा ब्लैक हाइड्रोजन, तो ब्लैक हाइड्रोजन ब्लैक नहीं होता, बल्कि हाइड्रोजन जैसे होता है वैसे ही होगा। हाँ, ग्रीन हाइड्रोजन भी H2O ही होगा, ब्लैक हाइड्रोजन भी H2O ही होगा, और आपका क्या बोलते हैं उसको, ग्रे हाइड्रोजन भी H2O ही होगा। लेकिन इसके उत्पादन की जो विधियां हैं, विधि जो है उसके माध्यम से कितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उसके आधार पे हमने इसको बांट रखा है। जैसे आप ग्रीन हाइड्रोजन को कहते हो, तो इसका मतलब है कि हरित ईंधन, हरित हाइड्रोजन। और हरित हाइड्रोजन का मतलब यह है कि हाइड्रोजन बनाने में पर्यावरण को थोड़ा भी नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ा भी कार्बन डाइऑक्साइड या थोड़ा भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं हुआ है। तो भैया बिजली कैसे पाए होंगे, तो बिजली पाए होंगे सोलर सिस्टम से, सोलर पैनल लगाए होंगे, धूप से जो बिजली बनी होगी उससे क्या किए होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया किए होंगे। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया किए होंगे, उससे जो हाइड्रोजन मिला होगा उसे हमने कह दिया ग्रीन हाइड्रोजन। तो पढ़ लेते हैं, यहाँ थोड़ा मैंने लिख रहा था ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, तो भाई नवीकरणीय है, तो हाँ है। क्यों, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि H2O को तोड़ के H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलेंगे, फिर H2O को इंजन में भरेंगे। और ध्यान रख, H2O के लिए जो इंजन बनते हैं उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं यार, उसे हम कहते हैं फ्यूल सेल। ठीक है, इस इंजन को हम कहते हैं फ्यूल सेल। तो फ्यूल इंजन में भरेंगे क्या, हाइड्रोजन। फिर ये जब ये इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो इसे चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमारे हवा में है ही, हमने हाइड्रोजन डाल दिया फ्यूल सेल में, फिर ये एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेगा और ये धुआं के रूप में छोड़ेगा भाप, फिर भाप बनेगा पानी। यानी बार बार ये नया पानी बन जा रहा है। ठीक, नवकरणीय सोच रहे हैं, हाँ।
अब जो पानी से विघटित होगा, ये तो आप समझ ही गए, पानी का विघटन करके यूज होगा। और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है इसके माध्यम से। ये देखो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रिसिटी डाल के पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिए, ठीक है। तो फ्यूल सेल इंजन का यूज होता है, ये ध्यान रखना। फ्यूल सेल इंजन में किस ईंधन का उपयोग होता है? पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन, ठीक। अगली चीज हमने लिखी थी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने लिखा था इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे इंडस्ट्री की, ये हमने बता दिया कि अच्छे इंजन का उपयोग करेंगे, ठीक है, ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े, और बिजली कम उपयोग करें, कम बिजली में ज्यादा मात्रा में चीजें उपयोग करें। और एक है कि जो मैंग्रोव वन है उनका हम एफॉरेस्टेशन करेंगे और रिफॉरेस्टेशन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो वहां पे ज्यादा से ज्यादा मैंग्रोव हम लगाएंगे। क्यों मैंग्रोव हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो मैंग्रोव होते हैं वो CO2 के बहुत अच्छे अवशोषक होते हैं। क्या होते हैं? अवशोषक, यानी जो बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है तो मैंग्रोव उसे अवशोषित करके ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इसीलिए मैंने वहां पे लिखा था, जो वो टर्म था ना, ऑफसेट मैकेनिज्म। एक कार्बन ट्रेडिंग का क्या मैटर था कि कंप्लायंस वाला, एक तो लीगल बाध्यकारी होगा, एक मैंने लिखा था कहीं की करनी कहीं की भरनी। तो मतलब आप मान लो कि खेती वाले बहुत ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, तो चलो हम समंदर में मैंग्रोव वन बढ़ा देंगे, ठीक है, तो उसकी भरपाई वहां पे हो जाएगी। तो हम मैंग्रोव के बारे में जान लेते हैं कि मैंग्रोव जो होता है वो सैलाइन वाटर में उगता है, मतलब लवणीय जल में, लवणी या नमकीन कह लीजिए, समंदर का किनारा। तो कहाँ होगा ये? समंदर किनारे होंगे या फिर ऐसे पानी जहां जो नमकीन होंगे, ठीक, समंदर जैसा। उसके बाद ये टाइडल जोन होते हैं जहां पे समुद्री ज्वार आते हैं। तो ज्वार कहाँ आएंगे? समुद्री किनारे पे, ठीक। दूसरा ये मार्श लैंड होते हैं, यानी दलदली होते हैं। अब देखिए मार्श लैंड होगा तो यहाँ पे क्या मीथेन का उत्सर्जन नहीं होगा। चीजें सड़ेंगी गलेंगी तो क्या CO2 का उत्सर्जन नहीं होगा। लेकिन जो मैंग्रोव की प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा अवशोषित कर लेते हैं, अपने जड़ों में फंसा लेते हैं, ठीक है, अवशोषित करके अपने जड़ों में फंसा लेते हैं। ऐसा भी नहीं कि उसको निकलने देंगे बाहर, ठीक। और तीसरी चीज इसकी चौथी सी प्रॉपर्टी है कि जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वहां भी ये अच्छे से रह लेते हैं, यानी उस वातावरण को भी अच्छे से सह लेते हैं। तो मैंग्रोव क्या हो गए? मैंग्रोव की प्रॉपर्टी क्या हो गई? ये नमकीन, सैलाइन या लवणीय जल में पाए जाते हैं, ये टाइडल एरिया में पाए जाते हैं, यहाँ जहां पे समुद्री ज्वार आते हैं वहां पाए जाते हैं, ये दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, और जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वहां ये पाए जाते हैं। एक बार आप ना अपने मोबाइल पे मैंग्रोव वन को सर्च करके उसकी फोटो देख लेना, वो कैसा होता है समंदर के किनारे तटीय क्षेत्रों में, ये किस तरह से मतलब पेड़ होता है, उसकी जड़ें जो है शाखाओं से, जब बरगद नहीं होता, बरगद वाला जो लटके रहते हैं, तो कुछ इस तरह से भी होता है। तो एक बार इसको देख लेना, कभी कभी कथा में इसके मतलब संरचना पूछ लेता है कि ऐसे ऐसे होता है। अब हमारे यहाँ भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए मैंग्रोव वन एक तो पेड़ होते हैं और झाड़ियां भी, मतलब पेड़ और झाड़ियां दोनों हो सकती हैं। तो हमारे यहाँ ये तटीय क्षेत्र कहाँ पे है? हमारे यहाँ तटीय क्षेत्र ये है बंगाल, यहाँ है सुंदरबन, जहां पे गंगा ब्रह्मपुत्र आ रहा है, डेल्टा आ रहा है। तो डेल्टा आ रहा है तो इसका मतलब ये गाद ले आते हैं, तो मतलब जहां पे गाद इकट्ठा होते हैं तो वहां भी है। अब चूंकि नदी और समंदर का संक्रमण क्षेत्र है तो दलदली क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी पता चल रही है, लैंडस्केप के बारे में भी, उसकी प्रॉपर्टी कोई पूरी। डेल्टा कैसा क्षेत्र होता है? तो डेल्टा दलदली क्षेत्र होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है। किसका संक्रमण क्षेत्र? भूमि और समंदर का, ठीक। तो यहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं कहाँ? सुंदरबन में, वेस्ट बंगाल के समुद्र तट पे। उसके बाद भितरकनिका में पाए जाते हैं। भितरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद पिचावरम में पाया जाता है। पिचावरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। उसके बाद पाया जाता है माहीवेला में। माहीवेला कहाँ है? तो अपना ये गुजरात का खाड़ी है, खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ओके। और कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाएगा अपना अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में भी थोड़ा पाया जाता है। तो अब ध्यान रखो, आपका बंगाल में पाया जाता है, हाँ, सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है। भितरकनिका में पाया जाता है, हाँ, तो भितरकनिका उड़ीसा में पाया जाता है मैंग्रोव वन। तमिलनाडु के किनारों पर पाया जाता है, तो हाँ, तमिलनाडु किनारों पर भी पाया जाता है। आंध्रा के भी किनारों पर पाया जाता है, क्योंकि वहां भी डेल्टाई क्षेत्र है थोड़ा सा, गोदावरी वगैरह का, ठीक है, तो ध्यान रखना। और माही मतलब गुजरात में भी पाया जाता है, और अंडमान और निकोबार द्वीप में सब पाया जाता है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ये दे के नहीं पूछता, बल्कि ऐसे दे देता है कि मैंग्रोव वन केवल सुंदरबन में पाया जाता है। सुंदरबन में पाया जाता है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा यहाँ भी पाया जा रहे हैं।
कभी कभी दे देगा कि मैंग्रोव वन केवल पूर्वी तट पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी तट पे। ये भी गलत है, क्योंकि आपने गुजरात में भी देखा। कभी कभी कह देगा पश्चिमी तट पे नहीं पाए जाते, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक, कभी कभी देगा एकदम दक्षिण पे नहीं पाए जाते, और दुनिया भर चीजें लिख देगा, क्योंकि यहाँ पे ये होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, अक्षांश ज्यादा, 0 डिग्री अक्षांश ज्यादा पाया, मतलब ज्यादा पास पाया जाता है, तो लगेगा बहुत लॉजिकल बात बोल रहा है, पर गलत है, क्योंकि यहाँ भी पाया जाता है। ठीक, क्योंकि क्या होता है ना कि जो हमारी जो लवणता है समंदर की, वो कई तरीकों से प्रभावित होती है, वो अलग मैटर है, उसको हम अभी उसमें नहीं जाएंगे। जब ओशिनोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। इतना समझ में आ गया? अब देखिए मैंग्रोव वन क्या क्या फायदा करता है। जैसे मैंग्रोव वन हमने देख लिया, मैंग्रोव वन तो ये झाड़ी भी होता है, झाड़ी की तरह फॉर्म में भी होते हैं और पेड़ के फॉर्म में भी होते हैं, सैलाइन वाटर में पाए जाते हैं, और क्या होते हैं, जहाँ पे ज्वार भाटा आते हैं यानी टाइडल एरिया होता है वहां पे पाए जाते हैं। ऑक्सीजन जहाँ कम होता है वो उसको सहने की क्षमता वाला भी होते हैं। एक और क्या था कि ये दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, या दलदली क्षेत्र को मार्स लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी भी कहाँ पाया जाता है। उसके बाद हमने स्थान बता दिया कि स्थान कहाँ पाए जाते हैं। अब इसके लाभ देखते हैं, किसके? मैंग्रोव के लाभ। तो मैंग्रोव कहा जाता है कि ये प्राकृतिक तटीय तटरक्षक होते हैं, यानी अगर जैसे ये है, ये इन्हें प्राकृतिक तटरक्षक होते हैं। किसके? तो प्राकृतिक तटरक्षक प्राकृतिक खतरों के प्रति सुरक्षा देते हैं। खतरों के प्रति नहीं, बल्कि मानवीय। अब जैसे यहाँ पे मैंग्रोव है तो कोई सेना तो यहाँ से नहीं आके घुस जाएगी ना, दलदली क्षेत्र है, मैंग्रोव के वन है, वेपन लाने में, टैंक लाने में दिक्कत होगी, तो सुरक्षा तो दे ही रहे हैं हमें कि अगर यहाँ पे मैंग्रोव के जल है, क्योंकि उनकी जड़ें बड़ी अजीब ढंग की होती हैं, फसाऊ टाइप की, आसानी से निकलना आसान नहीं होता कुछ लेके भारी सामान। तो ये चक्रवात और जो सुनामी आता है, सुनामी 2004 जो सुनामी आई थी, उसमें अगर हमारा उस किनारे पे अगर ये मैंग्रोव वन नहीं होते तो बहुत बड़ी तबाही मचती। जितनी तबाही मची थी उससे ज्यादा तबाही मची थी। तो ये तटीय सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। किसके प्रति? चक्रवात अगर आता है, समंदर में कोई आंधी तूफान आता है, तो ये उसको रोक लेते हैं। अब यहाँ पे अगर पेड़ पौधे हैं तो इससे आने वाली, एक मिनट, तो इससे आने वाली आंधी तूफान को रोक तो लेगा ही। अब क्यों? क्योंकि इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, आसानी से उखड़ के फेंका भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये इसको रोक लेते हैं, या उसकी हवा को कमजोर कर देते हैं। चक्रवात को कमजोर कर देंगे, समुद्री तूफान सुनामी को थोड़ा कमजोर कर देंगे। अब झटका यहाँ पे लगे, कुछ तो फोर्स यहाँ पे रुकेगा ना, तो उसके बाद आगे जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हमने बताइए कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषित बहुत ज्यादा मात्रा में करता है, तो इसलिए सरकार मैंग्रोव वन को बढ़ावा देगी। जहां पे उसकी कटाई छटाई हो गई, नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करेगी, रिफॉरेस्टेशन करेगी, मतलब उसके जंगल को फिर से बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि हमें कार्बन एमिशन को कम करना है। ठीक, तो कार्बन का अवशोषण करता है, तो जलवायु के प्रति भी सुरक्षा देता है, और साथ ही साथ यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप सुंदरबन का सुनोगे ना कि बहुत ज्यादा वहां पे डाइवर्सिटी होती है, तो ये इकोसिस्टम के लिए भी अच्छे होते हैं, यानी इकोसिस्टम के भी रक्षक होते हैं। इनका अपना आर्थिक महत्व भी होता है। जैसे अब यहाँ मैंने क्या बोला कि ये बहुत ज्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी होती है, तो यहाँ की जो पानी वाला क्षेत्र होगा, अब चूंकि देखिए ये है समंदर, ये है भारत, ठीक है, ये है भारत, तो अब चूंकि ये समंदर वाला एरिया है, समंदर और स्थल के बीच वाला भाग है, तो यहाँ पे स्थल वाली चीजें भी होंगी और पानी वाली चीजें भी होंगी, तो यहाँ पे दोनों चीज ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी। तो जैसे अब पानी में क्या होती है, मछली होता है, झींगा होता है, केकड़े होते हैं, सीप होते हैं, तो इन सब का व्यापार, मछली बहुत बड़ी व्यापार है, आपको पता है किसी में, तो मछली, झींगे, केकड़े, इन सब का व्यापार खूब होगा। तो यहाँ के जो लोग होंगे उनकी आर्थिक स्थिति को भी कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। और साथ ही साथ मैंग्रोव वन कुछ इतने अच्छे होते हैं, मतलब कुछ जगह इतनी अच्छी होती है कि घूमने के लिए भी बड़ी अच्छी होती है। आप तमिलनाडु में चले जाइए, पीचावरम में, वहां लोग इसके जंगलों में घूमने जाते हैं, नाव, छोटी छोटी नाव के माध्यम से, बोट के माध्यम से इनके वो जाते हैं मैंग्रोव का जंगल देखने। तो वहां पे टूरिज्म वगैरह भी होता है, सुंदरबन में भी लोग जाते हैं, ठीक है। तो टूरिस्ट पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है। तो इससे पर्यटन के लिए क्या होगा, जब लोग पर्यटन के लिए जाएंगे तो वहां पे दुकानें होंगी, और वहां के नदियों में, मतलब समंदर में जाने के लिए, जंगलों में जाने के लिए पानी के रास्ते बोट होंगे, मतलब और खाने पीने की दुकानें होंगी, पर्यटन के लिए वहां तक साधन बिछाए जाएंगे, तो आर्थिक डेवलपमेंट का भी काम करते हैं, रोजगार के, अब ये सब चीजें होगा तो रोजगार भी होंगे, ठीक। उसके बाद आपदा के रक्षक तो होते ही हैं, जैसे बताया आपदा क्या है, वो चक्रवात वगैरह, सुनामी वगैरह आपदा ही तो है। तो जब ये सब रक्षक करेंगे तो उसके आसपास जो आर्थिक ढांचा बने हैं उसके नुकसान भी कम होंगे, तो इस तरह से भी वो इकोनॉमी को बेनिफिट करते हैं। उसके बाद कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट का वही मैंने जैसे बताया ना कि उत्सर्जन आपको इतना करना है, लेकिन आपने इतना ही किया तो आपके पास इतना क्रेडिट बच गया है, यानी आप इतना और उत्सर्जन कर सकते हो, ठीक। लेकिन चूंकि इसको आप बेच भी सकते हो, ठीक। अब चूंकि ये तो
ये जो है ये तो वन है, ये किसको बेचने जाएगा? तो ये क्या काम करेगा कि जैसे जो खेत हैं उन्होंने अब सोच लो, खेत एक इंसान है, ये भी एक इंसान है। खेत ने बहुत ज्यादा उत्सर्जन कर दिया क्योंकि उसको फसल उगाना है, तो ये जो था इसका ऑक्सीजन सोख लिया और मतलब जो इतना ज्यादा उत्सर्जन किया था उसका ऑक्सीजन सोख लिया। अब समझ लो ये इसका प्रमाण पत्र हो गया कि ये अपना प्रमाण पत्र इसको बेच दिया कि ला भाई तू अपना CO2 का मुझे दे दे क्योंकि मेरे पास अभी जगह है, मैं भर लूंगा। ऐसा समझ लो, बस समझने की कोशिश करो। तो ये कार्बन क्रेडिट का भी नेचुरली काम कर सकता है, ठीक है, नेचुरली, कि अगर खेत ज्यादा मतलब एमिशन कर रहे हैं तो मैंग्रोव अवशोषित ज्यादा कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? तो भाई ठीक है, कुछ चीजें जहां पे 9 सेक्टर के अलावा जहां हम नहीं लगा सकते अभी क्योंकि वो वीक सेक्टर हैं, तो उनके लिए एक तरह के इसका क्या काम करेगा कि उनके जो एमिशन है उसको, उनकी थोड़ा जो क्रेडिट है उनको मेंटेन करने की नेचुरली कोशिश कर सकता है क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन करता है। और तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा कम प्रभावित होगा। अब जो लकड़ी वाले मैंग्रोव होंगे, जो पेड़ ठीक ठाक डेवलप हो चुका है, तो लकड़ी के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। मतलब जैसे जो एक तो लकड़ी वाला प्रोडक्ट आपको वहां मिल जाएगा और दूसरा जो गैर लकड़ी वाला प्रोडक्ट मिलेगा तो वहां के पेड़ों में मधुमक्खी ठीक ठाक लगती है तो आपको शहद मिल जाएगा। और चूंकि वहां बायोडाइवर्सिटी अच्छी है तो कुछ ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो औषधि महत्व के होते हैं, और वहां की मैंग्रोव के जो पत्तियां होती हैं उसके रस से कुछ पॉलिश वाले पेंट या टैनिंग बनाए जाते हैं, जैसे नाव की लकड़ियां वगैरह पेंट की जाती है, ठीक, तो वो टिकाऊ बन जाती है। मैंग्रोव के बारे में देख लिया। फिर सरकार यहाँ हमको बता रही है कि हम धीरे धीरे स्थानांतरण मतलब ट्रांजिशन कर रहे हैं, संक्रमित कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं कहां से? फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ठीक, मतलब जीवाश्म ऊर्जा ईंधन से हम नवीकरणीय ईंधन की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक। और एक चीज है यहाँ पे डोमेस्टिक स्वैच्छिक कार्बन मार्केट को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि स्वैच्छिक मतलब कि कुछ लोग अपनी मतलब अपने से आके जुड़े कार्बन मार्केट में, कि सरकार उनको कुछ नहीं कहेगी, ना उनको फोर्स करेगी, ना उनको वो करेगी, पर लोग अवेयर होगी एक क्षेत्र के रूप में कि ठीक है हम कार्बन को अवशोषित करने के लिए कुछ ऐसी तकनीक बना दें, ठीक है, कि जो कंपनियां ज्यादा उत्सर्जन कर रही हैं उनको वो बेच सकें या उनके मार्केट से जुड़ सकें। ये कार्बन खरीद बिक्री का जो तरीका है सर्टिफिकेट का, उससे जुड़ सकें, तो उसके लिए कुछ हो रहा है, उससे अच्छी है, उस पर हम ध्यान नहीं जाएंगे, खैर इसको हम छोड़ ही देते हैं। एक चीज जो यहाँ पे मैं बताया कि जैसे उन्होंने कहा कि ETS मतलब एमिशन उत्सर्जन, हिंदी में लिख देते हैं, उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था। तो इसमें कौन कौन थे? एक तो मैंने बताया था कंप्लायंस वाले, जिनके ऊपर नीतिगत रूप से लागू होगा, एक जिनके ऊपर नीतिगत रूप से लागू नहीं होगा वो स्वैच्छिक होगा, यानी उनको परसुएट समझाया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। तो वही बता रहे हैं किसके ऊपर वॉल्यूंटरी यानी ऑफसेट वाला यूज होगा स्वैच्छिक रूप से। जैसे कृषि है, अब कोई कृषि खेती वाला है, वो स्वैच्छिक रूप से अगर ये कहे कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि ताकि मैं एमिशन कम यूज करूं, यानी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करूं, जैसे क्या कर सकता है ये कुसुम योजना के तहत, कुसुम योजना के तहत सोलर वाला पंप लगा सकता है। तो जो बिजली वाला पंप है उसका यूज नहीं करेगा। अब चूंकि बिजली वाला पंप यूज नहीं कर रहा है तो वो बिजली जो कोयले से बन रही थी अब ये यूज नहीं कर रहे हैं, ये तो सोलर सिस्टम वाला पंप यूज कर रहे हैं, तो ये भी एमिशन में थोड़ा बहुत मदद तो दे ही रहे हैं, क्योंकि अगर ये पंप ना यूज करते तो बिजली यूज करते, तो वो बिजली बनती किससे? कोयले से, तो उत्सर्जन तो होता ही। लेकिन अगर कृषि सेक्टर वाले चाहे कि भैया हम भी थोड़ा अपना योगदान देना चाहते हैं तो सरकार उनका स्वागत करेगी। इसी तरह फॉरेस्टेशन वाले, मान लो कुछ लोग ये कहें, कोई NGO आगे आए कि हम भारत में जो खाली स्थान है वहां पे हम पेड़ लगाएंगे ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित हो रही हो वो उसको अवशोषित कर लें। पेड़ क्या करते हैं? पेड़ CO2 लेते हैं और O2 देते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, भारत सरकार उनका भी स्वागत करेगी। कुछ लोग ये कहें कि आज से जैसे कुकिंग और क्लीन कुकिंग कि हम लकड़ी से खाना नहीं बनाएंगे, हम तो गैस का यूज करेंगे, क्योंकि गैस जो है वो नेचुरल गैस होती है, उससे कम मतलब कम मात्रा में उत्सर्जन होगा जितना लकड़ी से होगा, ठीक। तो ये भी अच्छी चीज है। तो ये सब चीजें स्वैच्छिक है। उसके बाद एक चीज और है कि जो घरेलू नीतियों मतलब ये सब चीजों के लिए, जैसे ये चीजें आज ही थोड़ी ना है, मतलब पहले भी कुछ कानून बने थे पर्यावरण को सुरक्षित रहने के लिए। अब ये नई चीजें व्यवस्था उभर के आ रही है तो नई व्यवस्था के बारे में सोचा जा रहा है। तो सोचो कि उस समय भी कुछ कानून बने रहे होंगे। जैसे अब एक कानून ये है कि ऊर्जा सुरक्षा संरक्षण अधिनियम, ये कब बना था? 2001 में। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम याद कर लो कब बना था? 2001 में। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि 2022 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना याद कर लो कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम
कोई कानून है जो 2001 में बना था, इसका काम है सुनियोजित करना। तो क्या सुनियोजित करेगा? ऊर्जा को कैसे, इसकी उपयोग जो है वो कहेगा भैया थोड़ा सा बुद्धिमानी से यूज करो, तरीके से यूज करो, ऊर्जा को बर्बाद मत करो। घर में हो तो पंखा चलाओ, घर से बाहर जा रहे हो लाइट पंखा का बंद कर दो। ये तो हो गई जागरूकता वाली बात। पर कंपनियों में क्या काम करेगा? मीटर लगाएगा। और ये जो अपना कार्बन मार्केट वाला जो सिस्टम है इसी एक्ट में जोड़ा गया है। ठीक है, सरकार ने कहा था ना हम कुछ कंप्लायंस मतलब नीतिगत बदलाव करेंगे, नीतिगत रूप से लागू करेंगे, कानूनी रूप से लागू करेंगे। तो वो कौन सा कानून होगा? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, जो बना था 2001 में और 2022 में इसमें संशोधन करके कार्बन मार्केट या बाजार, मार्केट सब ज्यादा प्रचलन में रहता है, पेपरों न्यूज़पेपरों में भी यही सब देखने को मिलता है, तो कार्बन मार्केट को ही यूज करो। इसको किस कानून में जोड़ा गया है? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में जोड़ा गया है। ठीक, अगर हम आगे बढ़े तो हाइड्रोजन को मतलब हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए हमने क्या चला रहे हैं? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इस मिशन को चलाने के लिए हमने 2022-23 में 19,744 रुपए हमने बजट का टारगेट रखा है। करना क्या है इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत हमें नई टेक्नोलॉजियों की विकास करना है, रिसर्च करना है, और उस तकनीक के माध्यम से हमें जो मैन्युफैक्चरिंग है यानी हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन बनाने वाली मशीनों का निर्माण करना है लोकली, यानी अपने देश में ही, और अपने देश में ही अलग अलग स्थानों पे। यानी अगर हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन ऊर्जा का कोई संसाधन मतलब सिस्टम अगर उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो उत्तर प्रदेश में ही ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर दो ताकि हाइड्रोजन का निर्माण, हाइड्रोजन ऊर्जा का निर्माण वहीं पे हो। ऐसा ना हो कि गुजरात मुंबई में हो और यूज होना है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश वाला गुजरात से इंपोर्ट करे, यानी उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात से इंपोर्ट करे। अब इससे क्या होगा भाई? इंपोर्ट करने में भी तो कुछ जलेगा, है ना, तो उससे भी बचो। मैंने लोकली तो ऐसा ये मिशन ऐसा कोशिश कर रहा है कि हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं, नवीकरणीय ऊर्जा है और पॉल्यूशन के लिए, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं फैलता, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा, बहुत स्वच्छ ऊर्जा है। तो नई तकनीकों का विकास करना और उसके निर्माण को बढ़ावा देना लोकली, जैसे इलेक्ट्रोलाइजर, यानी जिससे इलेक्ट्रोलिसिस करना है, जिससे हाइड्रोजन बनाना है, तो इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करना, सस्ते लेवल पे करना। इसको इतना सस्ता बना दो कि जैसे एक आदमी अगर मतलब एक समय तो होगा ना, आज सबके हाथ में पहले फॉर्म भरने के लिए लोग जाते थे साइबर कैफे पे, वो कहीं 5-10 किलोमीटर के एरिया में एक साइबर कैफे होता था। आज सबके पास लैपटॉप है, सब अपने लैपटॉप पे बैठ के काम कर ले रहे हैं, भर ले रहे हैं। तो इसी तरह हो सकता है ये इलेक्ट्रोलाइजर में इतना ज्यादा नवाचार हो जाए कि सबके घर घर में हो जाए। लोग कहीं जाना है तुरंत पानी डाले इलेक्ट्रोलाइजर में और हाइड्रोजन बनाए, गाड़ी में भरे, फ्यूल सेल में भरे, चल दिए। ये तो बहुत, लेकिन बहुत बात की समय है, क्या पता अभी 20, 25, 30 साल, 50 साल बीत जाए इस लेवल तक आने में। ठीक, तो सरकार ऐसी, अब चूंकि पहल अभी से करेंगे तभी तो 20, 25, 30 साल बाद ऐसा हो पाएगा, समझ गए? तो वही सरकार चाह रही है कि नवाचार हो, किसमें? हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में, और हाइड्रोजन ऊर्जा मतलब हाइड्रोजन ईंधन बनाने वाले मशीनों का निर्माण हो और इसको लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए स्थानीय रूप से। ठीक, जैसे इलेक्ट्रोलाइजर। इससे भाई रोजगार का एक नया क्षेत्र उभरेगा ना, तो रोजगार भी बढ़ेगा। तो आपने टाइम बजट कौन सा था जब ये मिशन चालू किया गया था? तो 2022-23 में। तो ये मान सकते हैं 2022-23 में शुरू हुआ, तो हाँ हुआ। इसके लिए बजट है 19,744 करोड़। टारगेट क्या है, क्या करेंगे हम इस राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से? इससे हम करेंगे प्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन करेंगे? हाइड्रोजन का। कौन सा हाइड्रोजन? तो ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब 1% भी उत्सर्जन नहीं करेंगे, ताकि एकदम स्वच्छ ऊर्जा हो, हरित ऊर्जा हो, हरित हाइड्रोजन हो। तो क्या टारगेट रखा गया है? टारगेट ये रखा गया है कि 2030 तक हमें 5 मिलियन मैट्रिक टन, कितना? 5 मिलियन मैट्रिक टन यानी 5 mm ग्रीन हाइड्रोजन को हर साल उत्सर्जन करना है 2023 तक, यानी 2030 तक। 2030 तक हमें ये क्षमता हासिल कर लेनी है कि हम हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्सर्जन कर सकें। समझ में आ गया? तो 2030 तक टारगेट क्या है? 2030 तक कितना? 5। ठीक है। और एक मतलब अच्छा प्रदर्शन करें, जैसे कुछ जो हमारा ये जो जितने भी हरित ऊर्जा हैं उसका उपयोग अच्छे से हो सके, या फिर जो अभी हम इस समय जो भी ऊर्जा यूज कर रहे हैं, चाहे फॉसिल फ्यूल वाला हो गया, चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाला, चाहे थर्मो पावर प्रोजेक्ट वाला, जो भी कर रहे हैं, उसके लिए जो मानक बनते हैं
ठीक है, वो कौन बनाता है, या जो चीजें उन ऊर्जाओं को यूज कर रहा है उसके लिए जो मानक बनाता है वो कौन बनाता है? तो उसके लिए एक संस्था है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। क्या नाम है इसका, ऐसे याद रखना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यानी इसको कहेंगे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ये नाम याद कर लेना इसकी। ये काम कर रहा है 2012 से। कब से काम कर रहा है? 12 से इस संस्था का, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आप समझ जाओगे अच्छा ये कितना अच्छा काम करता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या काम करता है? तो जो वस्तुएं होती हैं वो ऊर्जा का कितना दक्ष इस्तेमाल करती हैं उसके लिए मानक बनाता है, उसके लिए ये नियामकीय कानून नीतियां बनाता है, कानून नहीं बनाता, नीतियां बनाता है, नियम बनाता है। ठीक है, कानून तो संसद बनाती है और संसद उसके बाद कानून बना के कानून में ये लिख देती है कि अब इससे संबंधित जो नियम होंगे वो ये बना सकती है। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा एक क्रम समझ लो। जैसे हमारे भारत का जो मूलभूत कानून क्या है, कानून का पूरे मूलभूत कानून का स्रोत संविधान। संविधान में ये कहा गया है कि इसके अलावा जो चीजें जरूरी होंगी चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, उसके लिए कानून कौन बनाएगा? उसके लिए कानून बनाएगा संसद। अब संसद किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए कानून बना रही है, जैसे कि हाँ भाई इन्वायरमेंट के लिए कानून बना रहा हूं, तो वो एक कानून बनाएगी, उसमें सब कुछ नहीं लिखती, यहाँ कैसे क्या होगा फलाना ढमाका नहीं लिखेगी, वो बस ये बता देगी पर्यावरण के रेगुलेट करने के लिए, देखभाल करने के लिए एक संस्था होगी और उसमें ये लोग होंगे और ये कार्रवाई कर सकती है, उसके बाद ये शक्तियां हो सकती हैं। उसके बाद उसमें लिख देगी अगर उस पर्यावरण संबंधित कोई नियम बनाना हो तो ये वाली संस्था नियम बना सकती है। समझ गए? तो एक आर्टिकल हो गया सबसे सुप्रीम कानून संविधान वाला। उसके बाद उसने अधिकार दिया कि अब जो जरूरी होगा संसद बनाएगी। फिर संसद ने अधिकार दिया कानून बना के उन छोटी जो संस्थाएं हैं कि अब तुम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उसके लिए जो नियम बनाना होगा वो तुम बना सकता। एक हो गया आर्टिकल संविधान, एक हो गया कानून संसद, एक हो गया नियम जो सरकारें, मंत्रालय या संस्थाएं वो बनाती हैं अपने अपने लेवल पे। ठीक, तो वैसे ही ये जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है ये भी ऊर्जा की दक्षता बढ़ाने के लिए, ठीक, दक्षता मतलब कि कम ऊर्जा में ज्यादा उत्पादन, ज्यादा प्रोडक्शन। जैसे अब पहले क्या था कि हमारे यहाँ पीला वाला बल्ब था ना, तो उसमें 100 वाट बिजली लगती थी। 100 वाट बिजली लगने के बाद भी उतना प्रकाश नहीं होता था जितना आज 10 वाट के एलईडी में हो जाता है। तो सोचो एलईडी आने से ऊर्जा की दक्षता बढ़ी? हाँ बढ़ी, क्योंकि आप एक कमरे में 100 वाट ऊर्जा में सिर्फ एक बल्ब जलाते थे, आज आप 100 वाट में ही 8 कमरों में रोशनी ला सकते हो। तो 100 वाट में 8 कमरों में ऊर्जा पहुंचाना मतलब प्रकाश पहुंचाना, ये ऊर्जा की दक्षता ही तो बढ़ाना है ना। और अभी देखो एक चीज, जैसे आप वो करते हो ना, फ्रिज वगैरह खरीदते हो, एसी वगैरह खरीदते हो, उसके ऊपर स्टार लगे होते हैं, 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार। इसका मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा स्टार होगा वो उसकी ऊर्जा दक्षता उतनी अच्छी है, यानी वो कम बिजली में ज्यादा अच्छा काम करेगा। ज्यादा, मान लो एसी है, अगर 4 स्टार 5 स्टार है तो कम ऊर्जा लेगा और ठंडक ज्यादा करेगी। इसका फायदा क्या होगा? हो सकता है 4 स्टार 5 स्टार एसी लेने में आपको एक बार ज्यादा पैसा देना पड़े, लेकिन उसके बाद आपकी जो बिजली का बिल आएगा हर महीना वो आपको कम पड़ेगा। अगर आप 1 स्टार 2 स्टार लोगे तो हो सकता है आपको एसी सस्ती पड़ जाए पर वो बिजली ज्यादा खाएगा, तो आपकी बिजली का बिल ज्यादा आएगा। तो ये सब मतलब जो कंप्लायंस होते हैं, जो उपकरण होते हैं, कौन से उपकरण? इलेक्ट्रिक वाले उपकरण, वो उपकरण जो ऊर्जा की खपत लेते हैं, यानी ऊर्जा लेते हैं, तो उनके लिए ऊर्जा दक्षता का ये मानक सेट करता है। कौन? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो या ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। समझ गए? ऊर्जा मंत्रालय के तहत ये आता है। ओके, अब चूंकि ये अगर ऊर्जा की दक्षता बढ़ाएगा तो ये भी तो कहीं ना कहीं एमिशन घटाने में काम मदद कर रहा है ना। इतना समझ गए? उसके बाद सरकार इसके लिए, पर्यावरण के लिए, एमिशन को कम करने के लिए एक मिशन लाइफ कब चला था? बहुत ज्यादा चर्चा में था, मोदी जी इसको साल भर रखते थे, मिशन लाइफ। तो मिशन लाइफ और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अब देखिए, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक फंडिंग व्यवस्था है कि अगर आपको नवीकरणीय ऊर्जा बनाने के लिए सोलर सिस्टम लगाना है या अपने कंपनी में कुछ करना है, मतलब ऐसा अगर आपको कुछ करना है जिससे आपका एमिशन कम हो जाए, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो सरकार आपको कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाएगी जिसके माध्यम से आप लोन ले सकते हैं, हो सकता है उसमें 1-2% का छूट भी मिल जाए। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था कर रही है। और मिशन लाइफ के बारे में अभी हम थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में देखेंगे, आगे मैंने लिखा है। उसके बाद और क्या है कि क्रिएशन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर द इंडियन कार्बन मार्केट, मतलब एक ऐसी समिति बनाएंगे जो इंडियन कार्बन मार्केट के लिए स्टीयरिंग का काम करे, यानी उसको चलाए अच्छे से। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर,
शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है? ब्यूरो ऑफ यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। और कब से काम कर रहा है? तो 2001 से। यहां आपने देखा 2012 से 2001 में तो वो कानून बना था, कौन सा? ऊर्जा संरक्षण नियम वाला। ये है ये है ऊर्जा संरक्षण नियम वाला। और 2000 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को बना था 2001 में। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कब से काम कर रहा है? 2012 से। ये दोनों किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो ऊर्जा मंत्रालय या शक्ति मंत्रालय। ठीक, अब हम थोड़ा मिशन लाइफ को देखते हैं। मिशन लाइफ जो लॉन्च हुआ था 2022 में। मिशन लाइफ मोदी जी की बहुत ही मतलब फेवरेट मिशन है, या फेवरेट कार्यक्रम है, फेवरेट योजना है, या फेवरेट अभियान है, बहुत फेवरेट है। इससे क्वेश्चन आते ही है डायरेक्टली। मिशन लाइफ अगर ना भी पूछता हो ना, तो इसके अंदर जो कंपोनेंट है, इससे संबंधित जो चीजें हैं वो पूछता है, उसको आप देखो अभी। तो ये लॉन्च हुआ था 2022 को, समझ गए? कहां से? गांधीनगर, गुजरात से। कहां से लॉन्च हुआ था? मोदी जी ने इस मिशन लाइफ भारत में कहां से लॉन्च किया था? गुजरात में। कौन सा शहर? गांधीनगर। ईयर 2022। इसे प्रपोज्ड कब किया था? यानी मोदी जी, ये भारत का जो मिशन है ना, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मोदी जी ने प्रस्तावित किया था। तो इसलिए ये अंतरराष्ट्रीय महत्व का भी है और राष्ट्रीय महत्व का भी है। तो अगर भारत द्वारा प्रस्तावित कोई चीज अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अपनाई जाती है, तो भारत में उसकी बहुत महत्व बढ़ जाता है। जैसे योगा आप देख लो, तो भारत ने मिशन लाइफ को प्रपोज किया था कहां? कोप 26 की जो बैठक हुई थी, कोप 26, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी पार्टियों की बैठक। समझिए, कौन सी पार्टी? तो वो पार्टी या वो मेंबर जो UNFCCC में शामिल हैं। ठीक है, UNFCCC के बारे में बताएंगे। उसमें जो शामिल हैं उन पार्टियों की बैठक होती है। तो उसमें ये बैठक कोप की जो बैठक होती है वो हर साल होती है। तो ग्लासगो में जो बैठक हुई थी कब? 2021। तो कोप 26 में जो 2021 में ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यूके में। तो वहां पे मोदी ने इसको प्रपोज किया था। जब वहां प्रपोज करके आए तो उनको बहुत अच्छा लगा कि ये तो बढ़िया मंत्र था। वहां पे सब लोगों ने लूट लिया इसको, मतलब हाँ ठीक है इसको लागू किया जाएगा। तो ये बोला क्यों ना पहले अपने घर से ही शुरुआत करें। तो 2022 में आके ये भारत में लॉन्च करते हैं। कहां से? गांधीनगर से। इसका मोटिव क्या था? मतलब इसका उद्देश्य क्या था? इसको मतलब क्यों लागू किया गया? तो इसका उद्देश्य था, लाइफ देख ही रहे हो, जीवन है ना, तो पर्यावरण हितैषी जीवन शैली। कैसी जीवन शैली? जीवन शैली का मतलब कि ज्यादा आजकल लोग क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं, मतलब जबरदस्ती खाए जा रहे हैं। तो अब खाएंगे तो उस खाने, अब मान लो तुम खा रहे हो, फेंक रहे हो, जो फेंक रहे हो, ये कहीं से उसका उत्पादन होता है। उस उत्पादन के लिए ऊर्जा लगती है, बिजली लगती है, पानी लगता है ना, खेत लगते हैं, फैक्ट्रियों में जो चीजें होती हैं उसके लिए ऊर्जा लगती है। और उस ऊर्जा को बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए कोयला जलाना पड़ता है। अब कोयले से होता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो ये हो गया। दूसरा, खेत से निकल रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। उसके बाद तुम खा रहे हो, खाने की प्रक्रिया में उसको बनाने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ट्रांसपोर्ट यूज जल रहे हैं, तेल जल रहे हैं, फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं, बिजली में कोयला जल रहा है, ट्रांसपोर्ट में फॉसिल फ्यूल जल रहा है, खेत में मीथेन निकल रहा है। उसके बाद उसको किचन में पकाने में गैस जल रही है, और उसके बाद गैस जलने के बाद तुम उसको खा रहे हो, खा के फेंक रहे हो, तो उसको सड़ने में भी गैस निकल रही है। तो इससे क्या हो रहा है? एमिशन ही तो बढ़ रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो ऐसी आदतें अपनाओ भैया कि उपभोक्तावादी संस्कृति को छोड़ो और संरक्षणवादी चीजें अपनाओ, यानी चीजों को बचाओ, उतना ही खाओ जितने में तुम्हारा जीवन चल जाए, और ताकि संसाधनों का अपव्यय कम हो और चीजें बच जाए। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि कुछ चीज लेते हैं, अगर जिस चीज के लिए है उसका यूज हो गया, अगर वो चीज सही भी है तो उसको फेंक देते हैं, बस मतलब फेंक दिए। तो सरकार कह रही है कि RRR का मतलब क्या हो गया? रीयूज, रिसाइकिल, वही मतलब रीयूज, रिसाइकिल और रिन्यू करके। इसको जो ये तरीका होता है ना RRR वाला, यानी रीयूज करने वाला तरीका, रिसाइकिल करने वाला तरीका, उसे कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। अब एक तो हो गई इकोनॉमी कि कोई चीज, मान लीजिए जैसे मैं क्या कहूँ, बॉक्साइट का हमने खनन किया, इसको ले गए हम फैक्ट्री में इससे हम स्टील बनाए, वो स्टील लग गया कहाँ? स्टील से मान लो गाड़ी बन गई। अब गाड़ी बन गई, गाड़ी चली। अब जब गाड़ी खराब हो गई, अब वो कबाड़ खाने में चली गई। अब यहीं से शुरू होता है क्या? सर्कुलर इकोनॉमी। तो वहां पे कोई कंपनी होगी जो कबाड़ गाड़ियों को खरीदेगा, और इन गाड़ियों को फिर से मतलब होता है ना, रिसाइकल करके, टुकड़ों में तोड़ के, गला के,
फिर से नए स्टील में परिवर्तित कर देगा। तो वो स्टील हो सकता है कि घरों के रेलिंग्स में यूज हो जाए, कहीं और यूज हो जाए। इसी तरह आप घरों में बहुत सारी चीजें ले आते हो, उसका यूज खत्म हो जाता है तो उसका कहीं और यूज कर लेते हो। जैसे आप अपने किचन में सोचिए कि किचन या अपने घर में सोचिए कि ऐसे कुछ चीजें आप लाए थे अपने घर में कि उसका यूज खत्म हो गया, तो आप उसका यूज कुछ और कर रहे हो। जैसे आपको घर में गमला लगाना है, आप कोल्ड ड्रिंक लाए 2 लीटर बोतल का, आप कोल्ड ड्रिंक पी लिए, आप उस कोल्ड ड्रिंक के बोतल को आप काट के उसमें मिट्टी भर के और छेद करके अच्छे से रस्सी में बांध के रेलिंग पे लटका के उसमें अच्छे वाले पौधे लगा लो। तो ये क्या, ये संरक्षण वाला तरीका ही तो है। नहीं तो आप अब उसकी बोतल को आप पेंट कर लो, अच्छे से डिजाइनिंग कर लो, जैसे करना हो कर लो, इसको आप रीयूज कर रहे हो ना। इससे क्या हो रहा है कि आप गमला लगाने के लिए अलग से प्लास्टिक का गमला नहीं खरीद रहे हो, फिर वो प्लास्टिक आप फिर लाओगे, वो कहीं और से बनेगा, खराब हो जाएगा, फिर फेंकोगे तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा। तो संरक्षणवादी संस्कृति का मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है आपका पर्यावरण हितैषी जीवन शैली ऐसी जो थोड़ी टिकाऊ हो, स्मार्ट हो, मतलब ऐसी आदतों की बात कर रहा, जीवन शैली की बात कर रहा, ऐसी आदतें जो थोड़ी स्मार्ट हो। बाहर निकल रहे हो, जाते लाइट बंद कर दिए, ठीक। हाथ धुले, जब तक साबुन लगा रहे हो नल बंद रखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप मान लो शहरी क्षेत्र में रहते हो या कहीं भी रहते हो, आजकल तो टंकी वाला सिस्टम चल गया है, टंकी में पानी है, आप हाथ धुल रहे हो, पानी भल 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 बह रहा है, टंकी खाली हो रही है, टंकी को भरने के लिए आप बिजली का यूज करोगे ना। तो ये सब ऐसी आदतें का यूज करो, क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें देखने में लगती है कि अरे इससे क्या हो जाएगा, पर एक इंसान मैक्सिमम 60 साल 70 साल जीता है। तो इतने दौरान अगर वो डेली 50 लीटर पानी का यूज करता है नहाने खाने में, तो वो अपने एक साल में होते हैं 365 दिन, तो पूरे 70 साल में कितने दिन होंगे? और एक बार में वो कितनी बार नल चालू करता होगा, कितनी बार टंकी भरता होगा। और ऐसे ही हमारे देश में है 140 करोड़ लोग, समझ गए? तो ये छोटी छोटी चीजें व्यवहार कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं, है ना। तो ऐसा कुछ, उसके बाद इस चीज को, मतलब ये सब चीजों को एक जन आंदोलन बनाना है। जन आंदोलन का सबसे बड़ा उदाहरण आपको स्वच्छ भारत अभियान में दिखेगा, जो 2 अक्टूबर को लोग झाड़ू लेकर निकल जाते थे सफाई करने। किसकी सफाई करने? अपने घरों की नहीं, वो तो डेली होती है। सार्वजनिक स्थलों की, विद्यालय की, पार्क की, रोड की, मंदिर की, ठीक है। तो ये सब होते हैं सामाजिक स्थल। तो अगर कोई चीज जिस तरह से स्वच्छता आंदोलन में चला था कि जो ओपन कोई खुले में लैट्रिन करने नहीं जाएगा, तो ये सब चीजें जो होती हैं वो जन आंदोलन ही की होती हैं। कि मतलब सरकार फोर्स नहीं करती, बस लोगों को इतना अवेयर कर दो, एक दिशा दे दो कि लोग खुद ही उत्साहित हो जाएं उसको बदलने के लिए, ठीक है। तो ऐसी चीजों को मतलब जन आंदोलन बनाने के लिए सरकार प्रेरित करेगी, ताकि आम नागरिक की भागीदारी भी बढ़ सके। अगर आप ये सब चीजें अपनाते हो, ठीक है, चीजों को वेस्ट नहीं करते, बल्कि जो चीजें कहीं और यूज हो सकती है उसको आप वहां यूज करते हो। तो अब जैसे मेरे टेबल पे पता क्या है, एक कोल्ड ड्रिंक का डिब्बा काट के रखा हुआ, उसमें मैंने पेन रखा हूं। तो ये मतलब मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी आदतें हैं जो धीरे धीरे बड़े लेवल पे दिखने लगती है, ठीक। तो ये हो गया। और इसमें क्या था, ठीक है, तो हम जान गए कि इसका मोटिव क्या था, मोटिव समझाने की कोशिश कर रहा था, बहुत टाइम लग गया। उसके बाद इसी को मिशन लाइफ जो थीम है वो है कि इसके 7 थीम है, मतलब इसके 7 चीजें चुनी गई हैं जो इसके अंतर्गत करना है, जिसको बढ़ावा देना है। पहला, एनर्जी सेविंग, जैसे मैंने कहा कि जब यूज ना हो तो लाइट पंखा बंद रखना, फैक्ट्रियों को बंद रखना। और जैसे दिवाली पे क्या होता है कि हम खूब घर को जगमग कर देते हैं ना, तो इसी तरह एक साल भर में एक अर्थ आवर डे होता है। अर्थ आवर डे में क्या होता है कि उस दिन 1 घंटे पूरे विश्व की लाइट कट जाती है, कटती नहीं है बल्कि लोग बंद रखते हैं। बस जो क्रिटिकल चीजें होती हैं, जो बहुत जरूरी चीजें होती हैं, जैसे अस्पताल में मरीज भर्ती है, वहां तो नहीं बंद कर सकते। इस तरह की जो और भी चीजें होती हैं, सुरक्षा वाली चीजें हो गई, या बहुत मजबूत संरचनाएं हैं, उनको बंद नहीं कर सकते। तो उन सबको छोड़ के जो नॉर्मल चीजें हैं, घर की बिजली, स्कूल की बिजली, 1 घंटे हम रात में बंद रखते हैं, ठीक। उससे क्या होगा भाई, 1 घंटे में अगर इतने बड़े लेवल बिजली बंद होगी, कुछ तो बचत होगी ना फिर वो घंटे। तो उसी तरह का कह सकते हैं, जब दिवाली पे एक त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, तो अर्थ आवर डे पृथ्वी के लिए त्योहार है, भाई थोड़ा सा एमिशन कम कर सके पृथ्वी के उपलक्ष्य में। तो उसी तरह एनर्जी सेविंग के लिए कुछ और पहल अपनाएं, लोगों को जागरूक करें, घरों की बिजली बंद रखें। ये पहला थीम है, एनर्जी सेविंग। दूसरा थीम है वाटर कंजर्वेशन, यानी जल का संरक्षण। तीसरा क्या है, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज। तीसरा है प्लास्टिक को यूज को कम करना। चौथा क्या है, सस्टेनेबल फूड, यानी ऐसे खाद्य पद्धति को अपनाएं जो थोड़ा सा सतत हो,
इसको बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं। पांचवा है वेस्ट फ्री लिविंग, यानी ऐसी जिंदगी जियो जिसमें कचरे का उत्पादन थोड़ा कम हो, है ना। वही मतलब अगर आप रिसाइकल वाला तरीका अपनाएंगे, संरक्षण वाला तरीका अपनाएंगे, तो वेस्ट, जाहिर बात है, कचरा कम ही होगा। अब उसके बाद हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ अपनाने का मतलब है कि अच्छा खाइए, व्यायाम कीजिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। तो जो बीमार पड़ने पे या कुछ इस तरह की चीजें करने पे जो ज्यादा चीजें यूज होती हैं, आपके इलाज में बिजली का यूज होगा, वेंटिलेटर पर लेट जाओगे, दिन भर वहां एक बेड के लिए आपको पूरा सिस्टम चलता रहेगा। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं। हेल्दी लाइफ जियोगे, स्वस्थ रहोगे तो अच्छा देश की व्यवस्था में अच्छा योगदान दे पाओगे। उसके बाद है जो लास्ट है, सातवां, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। आज के जमाने में मतलब हमारे यहाँ, अपने यहाँ दिखावे की जो बहुत ज्यादा संस्कृति बढ़ गई है कि अगर आपके घर से जहां आपको जाना है वहां तक बस जाती है, बस में सीट भी खाली है, बढ़िया बढ़िया आजकल शहर में ऐसी बस चल गई, फिर भी स्कूटी, बाइक, कार लेके जाना है। या एक व्यक्ति एक इस वाहन में जहां 100 व्यक्ति 100 तो नहीं, 20 आदमी जा सकते हैं, लेकिन अब क्या है, 20 आदमी 20 अलग अलग गाड़ी लेके जाएंगे। एक बस 1-2 लीटर में पहुंचा सकती थी, 2 लीटर के पेट्रोल में या डीजल में 20 आदमी को पहुंचा सकती थी, लेकिन 20 आदमी 20 अलग अलग कारें लेके जाएंगे और 20-25 लीटर तेल फूकेंगे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने को बढ़ावा देंगे। और पब्लिक भी ट्रांसपोर्ट अच्छा कब यूज करेगी, जब ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, सुरक्षित होगा, है ना। मतलब अच्छा का मतलब कि भाई थोड़ी सी, अब जो लोग कार में जाना पसंद करते हैं, क्यों, भीड़ से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, तो अच्छी मेट्रो चलाओ, एसी वाली। महिलाएं अपनी स्कूटी जाना पसंद करती हैं, उनको लगता है कि बस में छेड़खानी होगी, तो सीसीटीवी लगाओ, एक महिला कांस्टेबल रखो। ये सब दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़े तो ये थोड़ा इसका जो थीम है वो याद रखना कि इसका थीम, मिशन लाइफ का जो थीम है, 7 थीम। तो पहला है एनर्जी बचाना, दूसरा है जल बचाना, तीसरा है प्लास्टिक को कम करना, उसके बाद अच्छी खाद्य प्रणाली को अपनाना, कचरे का उत्पादन यानी वेस्ट फ्री लाइफ जीना, हेल्दी लाइफ जीना और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। ये इसके 7 थीम है। यहाँ पे बताया गया है मिशन लाइफ क्या है वो आप जान ही गए, इंडिया ने लॉन्च किया था, ठीक है। जो इको फ्रेंडली है, हाँ है, पर्यावरण के अनुकूल तो है ही। अगर ऐसी आदतें, डेली हैबिट, माइंडफुल, अगर ऐसी मानसिकता आप रखते हैं, ऐसी आदतें अपनाते हैं, ऐसी चीज़ों को आप इंकरेज करते हैं, ठीक है, कि जो प्रो प्लैनेट पीपल बने, यानी धरती के दोस्त बने, तो ग्रह के दोस्त बने, ठीक है। तो ऐसे बिहेवियरल जो छोटी छोटी बिहेवियरल बदलाव होंगे वो आपके ऊर्जा संरक्षण में, एनर्जी बचाव में, और प्लास्टिक को कम करने में, और कंपोस्टिंग में, इस कंपोस्टिंग मतलब सड़ाना गलाना, उसकी बचत होगी, ठीक है। अब जैसे आप घर के छिलके को आप चाहें तो एक जगह इकट्ठा करें और उसको सड़ा गला के खाद बनाएं, और अपने घर में ही जो कोई ड्रम खराब हो गया हो उसमें स्टोर करें, मिट्टी भर लें और इस सब चीज़ों को उसी में गाड़ दें। जब वो सड़ जाए तो आप उसी में बढ़िया 2 पेड़ लगाइए मिर्चा, और रात को अपने हाथ से तोड़िए अपने घर का मिर्चा, है ना। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी यादें, मतलब वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो मैं आइडिया भी दे दिया आपको, आप ऐसा कर सकते हो, लोग करते भी हैं। तो ये गोल क्या है, इसका जो गोल है अब मिशन लाइफ की जो है, जो टारगेट है कि ये सब करके हम क्या, मतलब कैसे करेंगे, इनका टारगेट ये है कि 1 बिलियन पीपल, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, ठीक, और 10 मिलियन को कहते हैं 1 बिलियन, यानी 100 लाख। 100 लाख का मतलब 1 करोड़ पीपल ग्लोबली टू टेक इंडिविजुअल, सॉरी अगर कैलकुलेशन में गलती हो तो आप कमेंट में बता देना जितना होगा। तो करना क्या है कि 1 बिलियन पीपल को वैश्विक रूप से और व्यक्तिगत रूप से या फिर सामुदायिक रूप से, इसके लिए जो एक्चुअली मतलब एक्शन लें, ऐसा करें, उनको पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसे उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। 2028 तक ये हमारा टारगेट है, ठीक। उसके बाद ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन एक चीज है, एक कानून है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये कब पास हुआ था? 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किसके अंतर्गत आएगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कभी कभी दे देगा एक तरफ प्रोग्राम्स जो हैं, दूसरी तरफ उनके संबंधित कानून कि कौन किसके तहत लागू होता है। मैच द फॉलोइंग, ठीक, याद रखना। इसलिए कोई पूछे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1986। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब बना था? 2001। याद रखने वाली चीजें हैं, याद रखना। तो हम थोड़ा सा देखते हैं ईपीए क्या है, मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है। तो ये कब बना था? 1986 में। सोचो 1986 में कब बना होगा। जैसे हमारे यहाँ NIA
एनआईए एक्ट बना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये कब बना, ये क्यों बना? क्योंकि 2008 में क्या हुआ था, ताज पे आतंकवादी हमला हुआ था। तो ऐसे आतंकवादी हमले ना हो, अगर हो तो उनसे पहले उनसे निपटने के लिए और उसके बाद उसकी जांच के लिए कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसी संस्थाएं अलग से होनी चाहिए। ठीक, तो तब हम बनाए एनआईए। उससे पहले भी थी, पर अब एक उसकी सिर्फ उसके लिए ही काम करने के लिए एक अलग संस्था बना दी गई। ठीक, अब उसके लिए अलग नियम कानून लागू होते हैं कि अगर ये उसको उठा लेगी तो कोर्ट पहले इंटरमीडिएट नहीं करेगी, 3 महीने वो रख के अच्छे से पूछताछ कर सकते हैं। ठीक, ये सब चीजें मतलब अलग अलग जो प्रावधान है वो अलग है, पढ़ लेना। तो 1986 से पहले क्या हुआ था, भोपाल में आपको पता होगा जो गैस लीक घटना हुई थी, कितने लोग, लगभग 4-5 हजार लोग मारे गए थे। कौन सी गैस लीक हुई थी? तो MIC, मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC याद रखना। भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी वो गैस थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। उसमें हजारों लोग मारे गए। अब तो उस सब और पर्यावरण को भी बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि उसके बाद तक लोगों का दम, कई सालों तक लोगों का दम घुट रहा था वहां पे। जो बच्चे पैदा होते थे उनके मतलब विकलांग पैदा होते थे, कई सालों तक ऐसा होता रहा, उसका प्रभाव रहा पर्यावरण में। तब सरकार को लगा कि नहीं, उसके लिए हमें एक अलग से कानून बनाना चाहिए जो पर्यावरण की भी रक्षा कर सके। अब जो घटना हुई थी उससे निपटने के लिए हमें कानून था, पर अब घटना हुई, जो जिम्मेदार थे उसको तुमने सजा दे दिया। ठीक, लेकिन अब उसके बाद भी उसका प्रभाव जो पर्यावरण में घुल गया था, उसकी वजह से प्रभावित हो रहे थे लोग, उसके लिए आप किसको सजा दोगे? कि जिसने फैक्ट्री लगाई, जिसने गलती करी, जिसने उसके मानक पूरे नहीं किए, उसको तो ठीक है, आपने जो भी करना कर दिए, वो तो सजा मिल गया। पर उसके बाद जो लोग प्रभावित हो रहे हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद, किसको आप ढूंढोगे? उसके लिए बनाया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब इसमें क्या काम किया जाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम इसको थोड़ी सी अच्छे से देख लेते हैं। अलग से मैंने बना के रखा है, तो क्या जरूरत है मुझे अलग से देखने की? जबकि हमारे संविधान में अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 48 का A, ये है हमारा DPSP, यानी नीति निर्देशक तत्व। 48 में कहा गया है कि पर्यावरण की हमें, मतलब पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए सरकार कदम उठाएगी। तो ये सरकार के कर्तव्य हैं, DPSP। हमारे कर्तव्य कहाँ है? आर्टिकल 51 का A में, यानी मूल कर्तव्य। तो सरकार ने क्या काम किया? जब घटना हुई, सरकार की आंख खुली कि नहीं, एक अलग से कानून पर्यावरण के लिए होना चाहिए। तो उन्होंने बनाया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। उसमें कहा जल, वायु और भूमि की गुणवत्ता सुधारेंगे, मानव, जीव जंतु और पौधे सबके लिए अच्छी पर्यावरण मिले, उसके लिए हम उचित कदम उठाएंगे, या जो नुकसान पहुंचाते हों उनको हम कंट्रोल करेंगे, पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, जो लोग पॉल्यूशन फैलाते हैं, जो कंपनियां, फैक्ट्रियां, उसको रेगुलेट करेंगे। और साथ ही साथ एक रिपोर्ट निकाला जाता है इसी के तहत, कौन सा? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। कौन सा? लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट निकाली जाती है। और इसमें पूरे, जब जैसे एक अभी तक 6वीं रिपोर्ट आई है शायद, हाँ शायद 6वीं रिपोर्ट आई है, तो बताया गया है कि तब से क्या क्या बदलाव होते आए हैं अभी तक और क्या चीजें हुई हैं। कुछ सिफारिश भी देता है, जैसे इकोनॉमिक क्षेत्र में हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है, बताया जाता है कि हमारे हाँ इस 1 साल में अर्थव्यवस्था में ये हुआ है और इस क्षेत्र में ये सुधार किया जा सकता है। तो वैसे ये हर साल तो नहीं आता, पर एक अभी 6वीं रिपोर्ट आई है इसकी, तो वो पर्यावरण के लिए आती है। ठीक, बस इतना जान लो कि इन्वायरमेंट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट किसके तहत आती है, तो इसके लिए ये कानून है। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो अगर ये वाला DPSP में लिखा था, यानी नीति निर्देशक तत्व के 48 के 8 में पर्यावरण संबंधित संविधान में था प्रावधान, संसद को अधिकार दिया गया था कि वो कानून बना सकती है, तो सरकार ने उसके लिए क्या किया? तो सरकार ने उसके लिए ये कानून बनाए। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ये कानून देखो, एक चीज नोट करो कि सब कुछ 70-80 के पास है, मतलब उस पास या उसके बाद है। ठीक, अब देखो पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण की चर्चा, मतलब ऐसे कुछ था, चर्चा या इसके लिए जो पहल किए जाने लगे कानूनी, वो कब से शुरू हुए? तो उसमें ऑप्शन था कि 70 के दशक, या फिर 21वीं सदी में यानी 2000 के बाद, या फिर 1950 का दशक,
तो आप देखो, आपको क्या लग रहा है ये 1970 के आसपास है, ये 1900, अगर आप देखोगे ये 70 का दशक है, और ये हमारा कब का दशक है, ये 80 का दशक, सॉरी ये 80 का दशक है, क्योंकि ये इस 80 की ओर जा रहा है, 1980 की ओर जा रहा है। ये 90 का दशक है, क्यों, क्योंकि ये 90 की ओर जा रहा है, 1990 की ओर जा रहा है। 1972 ये कब का दशक है, ये 1980 का दशक है, ये 80 की ओर जा रहा है, ठीक है। तो उसमें था 70 का दशक, ये वाला उत्तर सही था, क्योंकि कुछ कानून हमारे यहाँ 1965 या मतलब 1970 से जस्ट पहले 1960 1960 और 1970 के बीच में ही पूरे विश्व में, जैसे अभी जलवायु परिवर्तन की बात चल रही है ना, तो उस समय 1990 के बाद तो जलवायु परिवर्तन की बात चलने लगी, लेकिन 1960 और 1970 के बीच में बात चलने लगी किसकी, पर्यावरण संरक्षण की, क्योंकि उस समय उससे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो खूब धुआं निकाले जला के, जब हवा खराब होने लगी, मतलब मौसम, मतलब हवा, ऑक्सीजन, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब ये हो भैया पर्यावरण संरक्षण करो। तो उस समय पूरे विश्व में, उस समय भी तो कोप की बैठ के, नहीं कोप तो नहीं होता था, पर इसके लिए जैसे यूएनडीपी और यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब तो थे ही, काम कर ही रहे थे। तो इन समय चर्चा होने लगी, तो भारत भी कानून बना दिया। जैसे अभी इस समय प्राइवेसी की चिंता होती है ना, डाटा प्राइवेसी की चिंता, तो कानून बन रहे हैं उसके लिए, उसकी बातें होने लगी। तो उसी तरह जब पर्यावरण की बातें होने लगी तो सरकार कानून बनाने लगी थी। तो जल प्रदूषण के जो कानून बनाया था, जल प्रदूषण संरक्षण एवं बचाव अधिनियम 1974 में। अब पूरा कानून का नाम है जल प्रदूषण संरक्षण एवं बचाव अधिनियम, जल प्रदूषण कंजर्वेशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974। तो ध्यान रखना, जल के लिए जो आया था जल प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए, वो था 1974 वाला। इसी तरह वायु प्रदूषण के लिए जो आया था वो 1981 में आया था। वन्य जीव संरक्षण के लिए जो आया था, वन्य जीव मतलब जो जंगल के जीव हैं उन्हें बचाने के लिए जो आया था 1972 में। वन संरक्षण के लिए आया था, ध्यान रखना, ये वन्य जीव है, वनों में जो जीव रहते हैं उनके लिए 1972 में आया था। और वन के लिए जो आया था वो आया था 1980 में। उसके बाद जो जैव विविधता मतलब इसमें जो पूरा एक इकोसिस्टम है, जंगल, वहां के वनस्पतियां, वहां के जीव जंतु सब मिला के, उसके संरक्षण के लिए आया था 2002 में। तो बायोडायवर्सिटी एक्ट कब आया था, 2002 में। उसके बाद एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी जो हरित जगहों का जो नुकसान होता है उससे संबंधित जो विवाद होते हैं उनका न्याय निर्णय कहाँ होता है, ट्रिब्यूनल में। तो एनजीटी एक्ट कब आया था, 2010 में। इसी तरह एक भारतीय वन अधिनियम, एक मिनट रुक जाओ यार। इसी तरह एक भारतीय वन अधिनियम आया था, ये ब्रिटिश के जमाने की है। अब ब्रिटिश, आपको क्या लगता है कि ब्रिटिश वाले जो है वो इसलिए वन अधिनियम बनाएंगे उन्हें वन बचाना है, या इसलिए बनाएंगे ताकि वन पे जो वन के निवासी हैं वो वनों को नुकसान ना पहुंचाए? क्यों? क्योंकि ताकि ब्रिटिश के लोग हैं अपने फैक्ट्रियों के लिए संसाधनों का दोहन कर सके, कहां से, हमारे वन से। तो इन्होंने कानून बनाया था, ये बना था 1927 में, ठीक है। तो भारतीय वन अधिनियम कब बना था, 1927। ये सिर्फ वन के संरक्षण के लिए था, और इसके लिए बहुत प्रोटेस्ट भी हुए थे। अगर आप देखोगे जनजातीय आंदोलनों में कुछ इसमें भी वन हुए थे, इसमें मतलब आप पढ़ोगे इसके कारण भी कुछ हुए थे। तो ठीक है, कुछ क्योंकि जंगलों में उस समय, अब नॉर्थ ईस्ट में झूम कृषि के बारे में पढ़ा होगा, तो नॉर्थ ईस्ट में खूब झूम कृषि हो रही थी, तो और छत्तीसगढ़ वगैरह में भी खूब झूम कृषि हो रही, महाराष्ट्र में खूब हो रहा था। तो सरकार को लग रहा था, अब चूंकि ब्रिटिश वाले थोड़े सोचे थे कि हम छोड़ के चले जाएंगे, उनको तो लगता था कि हम इस पर राज करेंगे, हमारा देश होगा, तो वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, वन को बचाने की ही कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनका मेन मोटिव क्या था कि वन के संसाधनों का दोहन करना, ठीक। उसके बाद फैक्ट्री एक्ट आया था 1948 में। इस फैक्ट्री एक्ट में भी कुछ पर्यावरण संबंधी नियम मतलब प्रावधान थे। तो अब देखो, जल और वायु प्रदूषण कब आए थे, एक आया था 74, एक तो 81 में। वन्य जीव कब आया था, 1972। वन के लिए कब आया था, 1980। जैव विविधता के लिए कब आया था, 2002। एक क्रम इसका याद कर लेना भाई साहब, बहुत जरूरी है। अब देखिए, मैं एक चीज आपको यहां और बता रहा हूं, जो कोप की बात कर रहा था ना, कि कोप ये क्या होता है। तो कोप की मतलब होता है, मैंने बता दिया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी पार्टियों की बैठक है, पार्टियों की सम्मेलन। वो किसके तहत होता है, तो एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन मानी एक संधि है, सब लोग मिले होंगे और एक समझौता किए होंगे और हस्ताक्षर कर दिए होंगे। और उस संधि में क्या क्या लिखा गया होगा कि हम हर एक साल पे एक बार बैठेंगे, पर्यावरण संबंधित चिंताओं की बात करेंगे, उससे संबंधित मतलब ये पूरी पृथ्वी लेवल पे होगा, कहाँ क्या करना है, जलवायु परिवर्तन कैसे रोकना है, उसके लिए क्या क्या करना है। तो हर साल बैठेंगे और बात करेंगे। तो इसमें हर देश के
मुखिया होते हैं, ठीक। तो इसका नाम है पूरा, मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिखे, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क बनाया गया, किसके लिए? फ्रेमवर्क ऑन किसके लिए? तो क्लाइमेट चेंज। संयुक्त राष्ट्र ये तो है ही संस्था है, इसने, इसके जो देश है वो लोग मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार किए, किसके लिए? जलवायु परिवर्तन पे। और उस फ्रेमवर्क में कुछ चीजें लिख के सब लोगों ने क्या काम कर दिया, एक साइन करके एक समझौता कर लिया कि हम हर साल बैठेंगे, सम्मेलन करेंगे पर्यावरण की चिंताओं के बारे में, और उससे संबंधित जो भी हम सुझाव कर पाएंगे पूरे विश्व लेवल पे करेंगे, फिर वो लोग जाके अपने अपने देश में वो चीजें लागू करेंगे, ठीक। तो उस बैठक को नाम दिया गया कोप। तो तब से जितनी बैठकें होती आ रही हैं उसी क्रम बनता जा रहा है, कोप 1, कोप 2, ठीक, बैठक 1, बैठक 2, बैठक 3। तो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट, सॉरी एक सी और होगा यहाँ पे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब वही संधि, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक मिनट यार, कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक। ये हुआ क्या था 1992 में। 1992 में रियो डी जेनेरियो, ये है ब्राजील में, कभी कभी शहर भी दे देता है, एक तरफ शहर पूछ लेता है किस देश में है। तो रियो डी जेनेरियो में 1962 बैठक में एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन का नाम दिया जाता है पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट। तो उसी अर्थ समिट में ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को अपनाया जाता है, ठीक है। 1992 में ये अपनाया गया, 1924 में 1992 अपनाया गया, 1994 में ये प्रभाव में आया, और इस समय इसमें 198 मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर बॉन में है। बॉन कहाँ है? जर्मनी में। ध्यान रखना, बॉन कहाँ है? जर्मनी में। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे जो उसका हेडक्वार्टर है, सचिवालय है, ठीक है। और इसका जो समिट का नाम है वो है कोप। हर साल बैठक इसकी होती है, ठीक। इसका काम क्या है? इसका काम है जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए काम करना, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना, और उसके बाद जो विकसित देश हैं वो गरीब देशों के कुछ मदद करेंगे ताकि वो भी अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को भी कम कर सके, ठीक। अर्थव्यवस्था का विकास कर सके और जलवायु परिवर्तन को कम कर सके। अब ऐसा तो नहीं कि जो देश विकास कर रहे हैं वो पर्यावरण को बचाने के चक्कर में फैक्ट्री ही ना चलाएं, और जो डेवलप नेशन है वो तो जब पर्यावरण साफ था तो खूब इंडस्ट्री जला के पर्यावरण गंदा कर दिए हैं। तो अब कह रहे हैं भैया अब इंडस्ट्री मत चलाओ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कल तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी थी, तुमने खूब फैक्ट्री चलाई, आज मुझे भी तो विकास करना है, मुझे भी तो अपने लोगों को वो सुविधाएं देना जो तुम्हारे पास है, तो मुझे तो फैक्ट्री चलानी पड़ेगी। अब फैक्ट्री चलानी पड़ेगी तो एमिशन तो हो गए, तो मैं क्या करूं? तो जो विकसित देश हैं, ठीक है, अच्छा सुनो, तुम फैक्ट्री चलाओ लेकिन हम तुम्हें नई तकनीकें देंगे, तुम उस चीज का यूज करो ताकि उत्सर्जन कम हो। तो ये कहेंगे तकनीक को तो दे दोगे लेकिन हम उसको स्थापित कहां से करेंगे? जैसे मतलब ये कोयला जला के बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक, और ये कहेंगे भाई हम तुम्हें सौर ऊर्जा की तकनीक दे रहे हैं, तुम अपने यहाँ सौर ऊर्जा लगा लो, कोयला मत जलाओ, बिजली तो तुम्हें बिजली चाहिए, तुम बिजली यूज करो, लेकिन कोयले से नहीं, तुम सौर ऊर्जा का लगा लो, इससे एमिशन भी नहीं होगा, तुम्हारी फैक्ट्री भी चलेगी और तकनीक मैं तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है। तो ये कहेंगे ठीक है तकनीक दो। अब ये कहेंगे भाई इस तकनीक में तो सोलर पैनल चाहिए, मैं कहाँ से खरीदूं? ये कहेंगे हमसे खरीद लो। तो कहेंगे तुम्हारे तुमको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से खरीदूं? तो कहेंगे ठीक है चलो अच्छा कुछ लोन ले लो। तो इसी में ये प्रावधान भी था कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो गरीब या विकासशील देशों को तकनीक और फंड मुहैया कराएंगे ताकि वो भी जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद कर सके, ठीक। और इसके अब इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत यूएनएफसीसी के अंतर्गत कौन कौन से संस्थाएं हैं काम करती हैं इसके लिए, वो थोड़ा सा देखते हैं। तो इसके अंदर एक कोप तो आप देख ही चुके हैं। कोप कोई वैसी संस्था नहीं है बल्कि एक जो राष्ट्राध्यक्षों का बैठक है। जैसे आईपीसीसी, इसका मतलब है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये एक तरह का वैज्ञानिक आकलन करता है, यानी इंटर गवर्नमेंटल मतलब हर देश के सरकार के लोग होंगे इसमें, थोड़ा बहुत के लिए क्या करेगा? वैज्ञानिक आकलन करेगा। किसका? जलवायु परिवर्तन का। तो ये बताएगा कि हाँ किस दर से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
अब आईपीसीसी ने अपना वैज्ञानिक आकलन करके अपना सुझाव दे दिया और कुछ सलाह भी दे दिया कि आप लोग ये चीजें अपना सकते हो, एक कुछ नया करना होगा आप लोग को। तो वो नया करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होगी, तो वो उस पैसे के लिए एक और छोटी संस्था बनाई गई, उसका नाम था ग्रीन क्लाइमेट फंड। क्या था? ग्रीन क्लाइमेट फंड, GCF। ओके, ये जलवायु वित्त का काम करती थी। उसके बाद इस UNFCCC के अंतर्गत एक और है CMD, क्लीन मैकेनिज्म डेवलपमेंट, यानी एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जो थोड़ा सा स्वच्छ हो और उसको देशों के सब देशों को देना है। ठीक, ये सब चीजें हो गया, इतना समझ गए। उसके बाद कुछ चीजें जैसे देखते हैं, जैसे अब पहले ये देख लेते हैं भारत का रोल क्या रहा। UNFCCC में भारत का रोल क्या रहा? तो भारत UNFCCC का, मैं हर जगह एक सी लिखा हूं, सॉरी, भारत UNFCCC का संस्थापक सदस्य रहा है। नेट जीरो, इसने UNFCCC का नेट जीरो भी घोषित किया है 2070 तक। 2070 का मतलब क्या हुआ? एमिशन को क्या कर देगा? जीरो कर देगा। कैसे? तो भाई इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। हमने हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है, हम सोलर सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, और साथ ही साथ हम कोयला आधारित जो थर्मल प्लांट है उसको हम हाइड्रो पावर प्लांट में बदल रहे हैं, सोलर पावर प्लांट में बदल रहे हैं। ठीक है, हम मिशन लाइफ के माध्यम से लोगों के व्यवहार को बदलना चाह रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के भागीदार हैं हम, तो सोलर सिस्टम, सोलर पावर प्लांट। अब इसमें बताओ भारत का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, चलो मैं बता देता हूं, नर्मदा नदी में लगा है। पर कौन से राज्य में है? गुजरात में है कि मध्य प्रदेश में है? ठीक, ये आपको बताना, इसका नाम क्या है। उसके बाद भारत ने अभी पंच प्राण भी एक सिद्धांत दिए हैं, मतलब पंचामृत कहते हैं, उसमें मतलब बताएं 5 चीज ये करना चाहिए क्लाइमेट के लिए। मोदी जी को जानते हो ना? हाँ, बस तो वहां भी ज्ञान दे के आए हैं अपना सिद्धांत 5। ठीक है, उसके बाद एक चीज और, हाँ, कुछ ट्रीटी बता लेते हैं। जैसे UNFCCC के तहत हमारी जो, यहाँ पे सही लिखा है, जो कुछ संधियां हुई हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल का आपने नाम सुना होगा। कब हुआ था? 1997 में। ये एक बाध्यकारी प्रोटोकॉल है जो किस पे लागू होती है? ये जो विकसित देश है ना, उनके लिए बाध्यकारी है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? इसका भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना था। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैस को कम करना। उसके बाद एक दोहा प्रोटोकॉल आया था। दोहा प्रोटोकॉल, अब ये वही है 2012 में जो कोप दोहा में हुआ था, तो उसी में कुछ नियम कानून बना दिए गए। उसमें क्या था? उसमें भी यही था कि ग्रीन हाउस गैस की कटौती करनी है, और 2008 तक क्योटो प्रोटोकॉल खत्म होने वाला था, तो 2012 में इसका विस्तार कर दिया गया था इसी चीज को। ठीक है, तो ये भी ग्रीन हाउस गैस से ही है। उसके बाद पेरिस कन्वेंशन, पेरिस संधि होती है, पेरिस संधि 2015 में, जिसमें हमारे मोदी जी ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये उसकी सब हुई थी ना, तो जो जितने भी जो कर्क और मकर रेखा के बीच जो देश हैं वो इसमें ज़्यादातर शामिल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर धूप रहती है, गर्मी रहती है, तो वो लोग सोलर पावर यूज कर सकते हैं। अब ब्रिटेन तो नहीं यूज कर सकते, वहाँ पे ज़्यादा तो धूप नहीं रहती, तो उनके लिए अलग है, पवन चक्कियाँ लगाएं वो। ठीक, तो 2015 में नेट जीरो की बात चली थी कि भाई धीरे धीरे हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था अपनाएंगे, नेट जीरो अपनाएंगे। तो ये चीज को जाके ग्लासगो वाले में लागू हुआ। तो चर्चा का विषय कहाँ बना था? पेरिस में। ठीक, पेरिस में, और लागू कब हुआ? ग्लासगो वाले में। पेरिस में ही कहा गया था कि हम जो अपना टेम्परेचर है, तापमान है, वो 2 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखेंगे। यानी अब देखते हैं कि कोप कहाँ कहाँ हुआ है और उसमें क्या क्या चीजें ली गई है। जैसे अभी पिछले 5 वर्षों का कोप देखोगे तो कोप 2023 में हुआ था। कोप 28 कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 2023 में। कहाँ हुआ था? दुबई में। इसमें क्या हुआ था? ये लॉस एंड डैमेज फंड है, नुकसान और हाँ, वो मतलब लॉस एंड डैमेज फंड है इसका। ये इसकी बात पहले से चल रही थी, तो दुबई वाले में जो UAE में हुआ था 28वां में, इसका औपचारिक संचालन किया गया और 2030 तक कहा गया। किसमें? कोप 28 में, दुबई वाले में कहा गया कि 2030 तक जो नवकरणीय ऊर्जा है उसको 3 गुना करना है। जब ये आप 3 गुना करोगे तो फॉसिल फ्यूल और ऊर्जा कोयला वाला तो कम होगा ही।
कोप 27वां कब हुआ था? 2022 में। कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख में। शर्म अल शेख कहाँ है? इजिप्ट में। वहां भी क्या हुआ था कि जो ये लॉस एंड डैमेज फंड का औपचारिक संचालन हुआ था उसकी सहमति दी गई और साथ ही साथ $100 बिलियन पर ईयर का फंड रखा गया जो विकसित देश इसमें देते और अनुकूलन यानी तकनीक देना और पर्यावरण हितैषी या जलवायु परिवर्तन हितैषी, जलवायु परिवर्तन कम हो सके उसके अनुकूल चीजों को करना था। कोप 26 ये ग्लासगो में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। 2021 में ग्लासगो में ही नेट जीरो वाला जो शपथ लिया गया था कि नेट जीरो हम करेंगे, सबने अपना अपना साल बताया था, तो भारत ने भी कहा था हम 2070 तक नेट जीरो कर देंगे यानी एमिशन को जीरो कर देंगे। ठीक। कोप 25 कोप 25 कब हुआ था? 2020 में। ये कहाँ हुआ था? मैड्रिड स्पेन में। कोप 25 मैड्रिड, कोप 26 ग्लासगो, कोप 27 शर्म अल शेख, कोप 28 दुबई में। ठीक, क्लियर। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट हैं जो करंट अफेयर के हमारे हैं, कोप 29 ये 2024 वाला अजरबैजान बाकू में हुआ था और इस साल बेलेम में होगा। बेलेम कहाँ है? ब्राजील में। ध्यान रखना, शहर मैच द फॉलोइंग दे देगा। बेलेम कहाँ है? तो ब्राजील में। बाकू कहाँ है? तो अजरबैजान कहाँ? अजरबैजान में। मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में। ग्लासगो कहाँ है? तो यूनाइटेड किंगडम में। शर्म अल शेख कहाँ है? इजिप्ट में। दुबई कहाँ है? यूएई में। एक हमने पढ़ा था बॉन, बॉन कहाँ है? जर्मनी में। ओके। अब मुझे जो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लगा था वो लगा था कोप 3। तो कब हुआ था? 1997 में। क्यों? इसमें प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। फिर कोप 15 ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ये कब हुआ था? 2009 में। ये कहाँ हुआ था? कोपेनहेग, नीदरलैंड। ठीक। इसमें क्या कहा गया था कि टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट रखना है। अब अभी तो तापमान कितना जाता है? 40 से 50 पहुंच जाता है। तो मैं ये एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा हूं जो अब तक बढ़ चुका है। ठीक है। रूम टेम्परेचर एवरेज कितना होता है? कितना माना गया? 27-28 के आसपास माना गया ना एवरेज टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर जिसे कहते हैं। तो सबका एवरेज मिला के जो अभी तक बढ़ चुका है, अब उससे 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ऊपर नहीं जाने देना है। कोपेन में ही क्लाइमेट फाइनेंसिंग की कॉन्सेप्ट आई थी, यानी कि एक वित्त व्यवस्था का अपनाया गया कि भाई अब कुछ पैसे देने पड़ेंगे जो पैसे नहीं मतलब जो पैसे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकते क्योंकि वो अपने देश की विकास के अभी खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसके लिए व्यवस्था की गई थी। कोप 21 जो पेरिस में हुआ था जिसमें वही चीज किया गया, वही बात फिर से कही गई थी और 1.5 डिग्री सेल्सियस को लिमिट कहा गया। ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था उस समय जो एवरेज टेम्परेचर रहता था उसके 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमको ले जाना है। ठीक, कम करना है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आया था, नेशनल डिटरमिनेशन कंट्रीब्यूशन। मतलब कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या कह सकते हो? मतलब अपना योगदान देना। हाँ, राष्ट्रीय डिटरमाइन योगदान। तो ये नेशनल डिटरमिनेशन कंट्रीब्यूशन में क्या था कि तो हर देश अपने से ही कुछ डिसाइड कर ले, ये डिटरमाइन कर ले, ये मतलब ये शपथ ले ले कि हमें कितना जलवायु परिवर्तन को रोकने में कितना योगदान देना है। ठीक, तो भारत ने अभी अपना कुछ किया था। उसके बाद नेट जीरो, क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब कुछ देश डूब रहे हैं और कुछ देश धुआंधार इतना उत्पादन कर रहा हो उसकी वजह से दूसरा देश, अब चूंकि क्लाइमेट चेंज की तो कोई सीमा है नहीं, पर्यावरण की कोई सीमा है नहीं, पूरे पृथ्वी पर प्रभाव डालेगा। उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं का मौसम प्रभावित हो रहा है, उसके यहाँ सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, तो ये अन्याय हो रहा है। तो इस मतलब एक जो क्लाइमेट संबंधी जो न्याय है उसकी भी बात होने लगी। आगे चल के कोप 16 जो ग्लासगो में, तो ये जो नेट जीरो की बात चल रही थी, सब लोगों ने अपना अपना डिटरमाइन कर दिया कि हम कब करेंगे। तब उसके लिए भारत में भी खूब योजनाएं चलाई जा रही, चीजें हो रही। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख ही लिया, इंडियन कार्बन मार्केट समझ ही गए हैं, और ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो अब यहाँ पे वही इस संस्था के बारे में बताया गया पर्टिकुलरली कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में। और किस मतलब अधिनियम के तहत? तो ऊर्जा संरक्षण 2001 के तहत ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का बना था 2001। उसके साथ एक संस्था स्थापित की गई थी
जो ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देती है, जो क्या काम करती है, ये जो अप्लायंस होते हैं यानी जो उपकरण होते हैं, ये है इनफोर्स कंप्लायंस ऑन किस पे। तो एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये आप देखिए, देखो कि ये जो है ये क्वासी रेगुलेटरी बॉडी है, यानी अर्ध सरकारी नियामक बॉडी संस्था है। जो करती क्या है, तो ये नेशनल राष्ट्रीय ऊर्जा एफिशिएंसी दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रयास करती है। कैसे, तो नीतियां बना के, और कुछ नीतियां बनाती है, मानक बनाती है, स्टैंडर्ड सेट करती है, उसकी मॉनिटरिंग करती है कि हाँ भाई जो मैंने स्टैंडर्ड बनाए हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं, और जो वो नीतियां बनाए रहती है उसको लागू करवाती है। कहाँ लागू करवाती है, तो इंडस्ट्री सेक्टर में, बिल्डिंग जो बन रही हैं उनमें, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में और ऊर्जा क्षेत्र में। किस लिए, ताकि जो एनर्जी की बहुत तीव्रता से उपयोग किया जा रहा है उसको कम किया जा सके और ग्रीन हाउस गैस को कम किया जा सके। एक कोर फंक्शन एंड स्ट्रेटजी है ये, इसके तहत ये क्या करती है, स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग करती है। किसका, अप्लायंस का। कौन से अप्लायंस, कौन से इक्विपमेंट, तो इलेक्ट्रिक वाले। लेबलिंग करती है मतलब वही स्टार मार्किंग दे देगी, हर चीज के लिए अलग अलग हो गया, ठीक है। एनर्जी कोड जारी करती है। एनर्जी कोड किसके लिए होता है, बिल्डिंग्स के लिए। यानी जैसे अगर किसी इलेक्ट्रिक उपकरण को इसने स्टार दे दिया 1 या 2, तो इसका मतलब 1 स्टार वाली ज्यादा बिजली खाती है, 2 स्टार वाली कम। इसी तरह जो बिल्डिंग्स होती हैं उसको ये कोडिंग करती है। कोड करती है यानी इस पूरी बिजली में कैसी सुविधाएं हैं, ज्यादा ऊर्जा खपत करने वाली सुविधाएं हैं, या इसको ऐसा बनाया गया है ताकि एनर्जी की खपत कम हो। अब ये हमारी आपकी बिल्डिंग को नहीं देता रेटिंग, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की जो होती हैं, गवर्नमेंट से बिल्डिंग होती हैं, उनको रेटिंग करता है, ठीक है। कि हाँ भाई मतलब अंदर प्रकाश के लिए, सूर्य के लिए अच्छा खिड़की उड़की व्यवस्था किया गया, नहीं शीशे का कुछ ऐसा किया गया ताकि नेचुरल प्रकाश आए, लाइट का यूज कम हो, ये सब चीजें। और इंडस्ट्रीज में नॉर्म सेट करती है दक्षता बढ़ाने के, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता निर्माण बढ़ाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा ना कि यहाँ पे आप, वहां पे आप कह रहे थे 2012 से शुरू किया गया है, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि ये 2002 से स्थापना किया गया था। तो मैं 2012 से क्या ये कर रहा था, मैं उसकी बात कर रहा था। अभी दिखाता हूं आपको, कहा गया, हाँ। तो 2012 से ये परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, मतलब पैट की बात कर रहा था। जो कार्बन मार्केट सिस्टम जो बनाया गया था उसके लिए, मतलब कार्बन मार्केट सिस्टम, तो ये सब अभी नई शब्दावलियां हैं। पर इसी तरह का जो ग्रीन कहा गया, जो एमिशन ये है, ठीक है। यहां पे देखो आप, मैं एक बार मिटा के दिखाता हूं आपको, ठीक है। अब देखो, जैसे यहां पे लिखा है ना कि ये एमिशन को कम करने के लिए 2012 से ही काम कर रहा है। कौन, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। इसकी स्थापना 2012 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। किस ऊर्जा के तहत, वो किस अधिनियम के तहत, तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। तो ये इसके लिए काम कर रहा था, कार्बन को, एमिशन को कम करने के लिए, ठीक। 2012 से ही काम कर रहा है। कौन सी व्यवस्था के तहत, तो परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, ठीक। अब कार्बन ट्रेड ये नया कौन, मतलब शब्दावली अभी नई है, तो उसकी चीजें, कुछ नई चीजें हो रही हैं, पर परफॉर्मेंस, अचीव, ट्रेड हम 2012 से ही कर रहे हैं। किसके माध्यम से, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। पर अब हम कार्बन प्राइसिंग के लिए एक अलग पूरी नीतिगत व्यवस्था, संरचनात्मक व्यवस्था ला रहे हैं, वो अलग चीज था, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि 2012 से ये काम कर रहा है। आगे तो ठीक है, आप इसके बारे में जान गए। तो आज तक के लिए यही इतना ही करते हैं। जितने मैंने चीजें बताई उसमें कुछ गलतियां नहीं है, बस कंफ्यूजन जो हुआ था मुझे लग रहा है यही हुआ रहा होगा, क्योंकि हो सकता है मैंने वो पैट के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया था, तो वो कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा, ठीक है। तो एक काम और करना, प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहना, ताकि ये और लोगों तक पहुंचता रहे। और अपने जो आपके सुझाव हैं वो हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जहां पे आपको कोई कंफ्यूजन है उसके बारे में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा। वहां पे आके आप कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल में आपको ग्रुप डिस्कशन में जोड़ दिया जाएगा। जैसे आप ज्वाइन करेंगे वहां पे आप कमेंट करके चीजों को पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।